रहस्यमयी आइस ड्रैगन सोअर, ये निश्चित रूप से मेरी छोटी बहन की ओर से उपहार नहीं है। मैं कौन हूँ तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारा भाग्य यहीं समाप्त हो जाएगा। शब्द बेहद घमंडी थे, लेकिन काले बागे के नीचे ये फैंग का पसीना पहले से ही बह रहा था। इस शीर्ष प्रतियोगिता से निपटना वास्तव में आसान नहीं था। अगर उसके पास मेडुसा क्वीन एक्सपीरियंस कार्ड न होता तो वह हार जाता। हालांकि ये फैंग आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि उसके अनुभव कार्ड पर अभी भी पूरे 2 मिनट बचे थे। इसके अलावा इस अनुभव कार्ड में मेडुसा की सभी शक्तियां थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने युद्ध कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था। भाग्य। हाइबोडोन के हाथ में बर्फीला भाला धीरे धीरे पीछे हटा और एक ठंडी आभा ने आसपास की जगह को भर दिया। उसके ऊपर एक विशाल बर्फ का ड्रैगन अचानक संघनित हो गया। मुझे नहीं लगता कि आज मेरा भाग्य तुम्हारे हाथों खत्म होगा, और मैं पहले कभी इतना तरोताजा महसूस नहीं किया था। क्या आप अधिक तरोताजा महसूस करना चाहते हैं? तो मैं आज ये सुनिश्चित करूंगा कि आप ऐसा करें। ये फैंग में अचानक लड़ने की भावना भड़क उठी और उसके पीछे के विशाल लाल पंख हिंसक रूप से कांपने लगे। एक आश्चर्यजनक गति हाइबोडोन की ओर बढ़ी। लाल युद्ध ऊर्जा उसके हाथों के बीच से घने तीरों की तरह निकली, जिससे हाइबोडोन को तुरंत पीछे हटना पड़ा। जैसे ही वह पीछे हटा, उसके दाहिने हाथ से लगातार क्लिक जैसी आवाजें आईं और विशाल मलबे के नीचे से बर्फ के कांटे उभरे और ये फैंग की ओर बढ़े। हालांकि ये सब ये फैंग को पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर सका। उसका शरीर तेजी से बर्फ की चट्टानों के बीच से गुजरा और हाइबोडोन का पीछा किया। हाइबोडोन गंभीर हो गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया तो वह सचमुच हार जाएगा। ये सोचते हुए हाइबोडोन ने अपने हाथों को लहराया और आसपास की ठंडी हवा अचानक 3 भाले जैसी बर्फ की सिल्लियों में संघनित हो गई, जो एक लंबे भाले की तरह अद्वितीय थी, जो ये फैंग की ओर चुभ रही थी। ये देखकर ये फैंग को पता था कि हाइबोडोन अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करने वाला था। उसके हाथों की लाल चमक और भी तेज हो गई। उसने अचानक सकिंग विंड पाम का इस्तेमाल किया और बर्फ के भालों को अपनी ओर खींचा। इससे हाइबोडोन की भौहें तन गईं। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन ये फैंग ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपने युद्ध कौशल के लिए आवश्यक शक्तिशाली ऊर्जा को तेजी से इकट्ठा कर लिया। इस समय हाइबोडोन स्वयं एक पंखे की तरह था और उसके चारों ओर की ऊर्जा पहले से ही विकृत हो चुकी थी। ये फैंग के दाहिने हाथ पर एक क्रिस्टल सा साफ बर्फ का प्रभामंडल दिखाई दिया और कंपन के तहत उसके पीछे विशाल बर्फीले पंख बेहद राजसी लग रहे थे। हाइबोडोन, यह मत सोचो कि तुम बर्फ सम्राट हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली बर्फ विशेषता युद्ध कौशल क्या होते हैं। एक बुरी आवाज ये फैंग की ओर से आई, जिसने काला लबादा पहना हुआ था। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने हाइबोडोन को चौंका दिया, क्योंकि विपरीत दिशा में काले वस्त्रधारी सर्प व्यक्ति का दाहिना हाथ वास्तव में उसके जैसे ही आसपास की बर्फ की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। और जिस तरह से उन्होंने ऊर्जा को अवशोषित किया वह बिल्कुल वैसा ही था। उन्होंने ठंडे गुण वाली ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपने दाहिने हाथ का प्रयोग किया। ये कैसे संभव है? हाइबोडोन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। यद्यपि उन्होंने उस स्थान पर बर्फ विशेषता युद्ध आत्मा के अवशेषों की खोज की थी जहां वे लड़ रहे थे, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बर्फ विशेषता युद्ध आत्मा वाले व्यक्ति के पास उनके समान ही युद्ध कौशल होंगे। नहीं, यह असंभव है। हाइबोडोन की आंखों में घबराहट थी और फिर उसने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया। रहस्यमयी बर्फ ड्रैगन को उड़ने दो, रहस्यमयी बर्फ ड्रैगन को उड़ने दो। दो ठंडी चीखों के साथ दो भयावह आभाएं इस स्थान पर फैल गईं, जिससे पूरा टैगोर रेगिस्तान हिल गया। हम टैगोर मरुस्थल में एक मानव समागम स्थल के अंदर काले वस्त्र पहने एक सर्प व्यक्ति का सामना एक मोटे आदमी से था। डू सम्राट पावर हाउस। मध्यम आयु वर्ग के मोटे आदमी को स्पष्ट रूप से डू सम्राट की शक्ति का आभास नहीं हुआ। वह अपने चेहरे पर लालच भरी मुस्कान के साथ कुर्सी पर बैठ गया और बोला, इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर आप 20 और सांप दासियां जोड़ने को तैयार हैं तो मैं पुनर्विचार कर सकता हूँ। हे। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे उसे जल्दी से जल्दी वापस लाएं। जैसे ही वे उसे ढूंढ लेंगे वे तुरंत हमारे सम्मानित अतिथि को सूचित करेंगे। अधेड़ उम्र के चिकने आदमी का चेहरा चर्बी से भरा हुआ अश्लील ढंग से कांप रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि वह पहले ही मर चुका था। काले लबादे वाला वह व्यक्ति तेजी से खिड़की से बाहर कूदा और क्षण भर में गायब हो गया। जैसे ही ये फैंग और हाइबोडोन युद्ध में एक दूसरे का सामना कर रहे थे, आकाश में दो विशाल बर्फ के ड्रैगन दिखाई दिए। ड्रैगन की दहाड़ की आवाज गूंजी और एक क्षण में रेत से बने जहाज का विशाल मलबा, जो वहां अज्ञात समय से पड़ा था, उसके प्रभाव से ढह गया। ये दृश्य शानदार और भयानक दोनों था। ये फैंग द्वारा बचाए गए कई सांप लोग इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर भागना भूल गए थे। उनकी पूंछ कांप रही थी और वे स्तब्ध थे। क्या ये सचमुच आइस ड्रैगन सोअर है? आपने इसे कहां से लिया? हाइबोडोन ने ये फैंग को घूर कर देखा। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया और उसने सवाल पूछा। इस समय मुखौटे के नीचे ये फैंग का चेहरा कुछ पीला दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसका अनुभव कार्ड पहले से ही उल्टी गिनती मोड में था। हालांकि मुखौटे के नीचे उसके मुंह के कोनों में अभी भी एक भयावह मुस्कान उभरी हुई थी जब उसने ठंडे स्वर में हाइबोडोन से कहा, एक बार एक महिला ने कहा था कि भविष्य में वह भाग्य द्वारा नियंत्रित होगी। उस रात मुझसे अलग होने से पहले उसने व्यक्तिगत रूप से मुझे ये दिया। नहीं, ये तुम्हें जूनियर सिस्टर द्वारा नहीं दिया जा सकता। गर्जना। बर्फ सम्राट के बर्फीले पंख कांपने लगे और एक उग्र ड्रैगन दहाड़ उठी, जिससे बर्फ के ड्रैगन को ये फैंग की ओर बढ़ने के लिए नियंत्रित किया गया। ये फैंग ने कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया। आइस ड्रैगन सॉज और हाइबोडोन के आइस ड्रैगन आकाश में भिड़ गए। कुछ देर बाद दोनों विशालकाय ड्रैगन अचानक अलग हो गए। हाइबोडोंग अपने ड्रैगन पर थोड़ा पीला चेहरा लिए खड़ा था। उसकी आंखें बर्फीली ठंडक से चमक रही थीं और वह बड़बड़ा रहा था, अरे सांप वाले, चुपचाप भाग्य का विलाप सुनो। हे। एक ठंडी हंसी गूंजी जब अचानक ये फैंग के हाथ में एक छोटी सी बर्फ की क्रिस्टल की बोतल दिखाई दी। ये सिस्टम से इनाम के तौर पर उसे मिला ताजा अमृत था। ये फैंग को एहसास हुआ कि उसने हाइबोडोंग को कमाका था। हाइबोडोंग वास्तव में शीर्ष प्रतियोगिता में एक प्रतियोगी होने का हकदार था। उसकी ताकत वास्तव में भयानक थी, सचमुच बर्फ सम्राट कहलाने के योग्य। हालांकि ये फैंग के पास मेडुसा क्वीन की पूरी शक्ति थी, फिर भी उसे 3 मिनट के भीतर हराना थोड़ा मुश्किल होगा। बेशक यह इसलिए भी है क्योंकि ये फैंग स्वर्गीय आग का उपयोग नहीं करना चाहता है। आपको पता होना चाहिए कि वह पूरे सांप कबीले में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आग का गुण है। अगर वह इसका इस्तेमाल करता है तो उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। अब मेडुसा एक्सपीरियंस कार्ड पर 40 सेकंड से भी कम समय बचा है। अगर वह और देरी करता है तो यह विनाशकारी होगा। वह इस पर सिर्फ एक बार ही दांव लगा सकता है।
सिस्टम के परिचय के अनुसार रिफ्रेशिंग अमृत अनंत अद्भुत अनुप्रयोगों के साथ मन की एक ताज़ा और स्पष्ट स्थिति लाता है। चूंकि वह हाई बोडोन का सामना कर रहा है, जिसके पास एक ताज़ा और स्पष्ट आभा है, शायद अगर वह इस अमृत को ले लेता है, तो वह वास्तव में अनंत अद्भुत अनुप्रयोगों के प्रभाव को प्राप्त कर सकता है। जैसे ही ये फैंग ने छोटी बोतल निकाली, हाई बोडोन का चेहरा अचानक विपरीत दिशा में बदल गया और वह चिल्लाया, आपके पास ताज़ा अमृत कैसे है? ये सुनकर ये फैंग को अपनी अटकलों पर और भी यकीन हो गया। तुरंत जबकि हाई बोडोन स्तब्ध था, उसने जल्दी से गोली निगल ली। डिंग, रिफ्रेशिंग पिल लेने के लिए मालिक को बधाई। मालिक अगले 30 सेकंड के लिए उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। छोटी बहन पफ। हाइबोडोंग अपने आप को रोक नहीं सका और उसके मुंह से खून निकल आया, क्योंकि उसने महसूस किया कि लबादा पहने हुए व्यक्ति की ऊर्जा एक बार फिर बढ़ रही है। भाड़ में जाओ, ऐसा लगता है जैसे मैंने एक छोटा सा रहस्य खोज लिया है। डॉट 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 डॉट। दोस्तों, इस लड़के की छोटी बहन के बारे में मुझे नहीं लगता कि यह कैडाई है। यह कोई और हो सकता है। जैसा कि हाइबोडोंग ने कहा कि उन्हें इस मिशन के लिए कुछ लोगों द्वारा नियुक्त किया गया था या कुछ और जो भी हो, ये भविष्य में भिन्न हो सकता है। गोजो अंडरस्कोर सेंसेई अंडरस्कोर। गोजो अंडरस्कोर सेंसेई अंडरस्कोर। रचनाकारों के विचार। 4 टिप्पणियां। 0 वोट। टिप्पणियां। ताजगी देने वाला और पुरस्कृत करने वाला 30 सेकंड कैडाई का इनाम। ये फैंग ने अपने शरीर में शक्तिशाली ठंडी विशेषता डूक्यूई को महसूस किया और उसकी आंखें अचानक चमक उठी। गर्जना। ड्रैगन की दहाड़ के साथ ये फैंग के नीचे स्थित बर्फ का ड्रैगन तेज गति से हाइबोडोन की ओर बढ़ा। हाइबोडोन के मुंह के कोने पर लाल रंग की झलक दिखाई दी, उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थी और वह अपने पंख फड़फड़ाते हुए गुस्से में ये फैंग की ओर बढ़ा। 2 बर्फ के ड्रैगन आसमान में उड़ते और नाचते रहे, फिर एक दूसरे से जोरदार टक्कर हो गई। और इस टक्कर के साथ ही परिणाम स्पष्ट हो गया। ये फैंग द्वारा नियंत्रित आइस ड्रैगन ने एक पल में ही हाइबोडोन के ड्रैगन को चकनाचूर कर दिया, जिससे वह बड़ी संख्या में क्रिस्टल में बदल गया। काले लबादे वाले व्यक्ति की आकृति अचानक हाइबोडोन की दृष्टि में बड़ी हो गई और लाल पंखों की जोड़ी अचानक फैल गई। उसके दाहिने हाथ ने हाइबोडोन की गर्दन को ठीक से पकड़ लिया। मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, बर्फ सम्राट हाइबोडोन। ठंडी आवाज के साथ टूटा हुआ बर्फ का ड्रैगन उल्का की तरह नीचे रेत पर गिर पड़ा। क्या ऐसा है? तो फिर तुम्हें उनकी परवाह नहीं है। तेज ठंडी रोशनी से झिलमिलाता हुआ आधा टूटा हुआ बर्फ का ड्रैगन नीचे खड़े सांपों की ओर गिरा, जो इस तमाशे का आनंद ले रहे थे। ये फैंग ने भौहें से कुड़ी, फिर हाइबोडोन को छोड़ दिया। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी और वह तेजी से नीचे झपटा। और ये फैंग के पीछे आइस ड्रैगन सीधे हाइबोडोन के शरीर से टकरा गया। हाइबोडोन ने तुरंत आसमान में खून की एक बूंद उगल दी। बर्फ के ड्रैगन के प्रभाव बल पर भरोसा करते हुए वह जल्दी से दूर भाग गया। ये फैंग की काली सांप की पूंछ झूल गई, जिससे बर्फ का ड्रैगन चकनाचूर हो गया जो गिरने ही वाला था, और उसका दाहिना हाथ झूल गया, जिससे सभी बर्फ के क्रिस्टल पहले से ही बर्बाद हो चुके लकड़ी के ढेर पर गिर गए। क्रैक क्रैक। खंडहर तुरंत बर्फ की परत से ढक गए और शानदार बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। जमीन पर उतरने के बाद ये फैंग की भौहें अचानक सिकुड़ गईं, फिर उसने बटरफ्लाई का हाथ पकड़ लिया और तेजी से आकाश में उड़ गया, पलक झपकते ही क्षितिज में गायब हो गया। जैसे ही वे गायब हुए, आसमान में एक काली आकृति अचानक प्रकट हुई। ये व्यक्ति भी काले कपड़े पहने हुए था, 2 दिशाओं की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कह रहा था। बर्फ से लड़ने की ऊर्जा के 2 स्रोत। एक तो बर्फ सम्राट है बोडोन, फिर वह दूसरा व्यक्ति कौन है? वह प्रबल लड़ाकू ऊर्जा गायब हो गई। काले लबादे वाले व्यक्ति के मुखौटे के नीचे एक भौं उभर आई, जो अत्यंत आश्चर्यचकित दिख रहा था। अपने विशाल लाल पंखों को पीछे फड़फड़ाते हुए वह व्यक्ति तेजी से उड़ गया और डू सम्राट की एकमात्र बची हुई आभा का पीछा करने लगा। गायब हुई आभा स्वाभाविक रूप से ये फैंग थी। उसका अनुभव कार्ड इस समय अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। शीर्ष प्रतियोगिता पहले ही समाप्त हो चुकी थी और ये फैंग कुछ सांप लोगों को बचाने के बाद संतुष्ट महसूस कर रहा था। हालांकि वह कैडाई को साथ लिए बिना नहीं जा सकता था। अपने विशाल लाल पंखों को पीछे फड़फड़ाते हुए वह व्यक्ति तेजी से उड़ गया और डू सम्राट की एकमात्र बची हुई आभा का पीछा करने लगा। वेबनोवेल ऐप डाउनलोड करें। गायब हुई आभा स्वाभाविक रूप से ये फैंग थी। उसका अनुभव कार्ड इस समय अपनी सीमा तक पहुंच चुका था, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली आभा को अभी प्रकट होते हुए महसूस किया था, और टैगोर रेगिस्तान में केवल एक ही व्यक्ति था जो ऐसी आभा उत्सर्जित कर सकता था, वह थी रानी मेडुसा। रानी मेडुसा के आगमन के साथ डू सम्राट पावरहाउस के रूप में ये फैंग को जल्दी से भागना पड़ा और दोनों बहनों को भविष्य में मिलने देना पड़ा। वह ताजगी देने वाली और स्फूर्तिदायक गोली वाकई असाधारण थी। इसे खाने के बाद 30 सेकंड तक उत्तेजना की स्थिति रही, जिससे उसकी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। लेकिन जब इसका असर खत्म हो गया तो वह कमजोर और थका हुआ महसूस करने लगा। माथे और शरीर पर पसीना आने के कारण ये फैंग हाइबोडोन को मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं सका। लानत है, क्या सचमुच 30 सेकंड के लिए इतना अच्छा महसूस करना उचित था? ये फैंग, जिसने उड़ान युद्ध तकनीक थंडर बैट स्काई विंग का प्रदर्शन किया था, ने पहले ही स्काईवॉक पिल नामक तीसरी श्रेणी की गोली खा ली थी। कैडाई को गले लगाते हुए वह अधिकतम गति से उड़ गया। जब उसने आगे एक चट्टान की दीवार देखी तो ये फैंग के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। तुरंत वह तेजी से नीचे उतरा। जब वे सुरक्षित रूप से उतर गए तो ये फैंग और अधिक नहीं टिक सका और उसका सिर कमजोर होकर कैडाई पर गिर गया। युवा मास्टर ये फैंग, आपको क्या हुआ है? ये फैंग को अपनी बाहों में पकड़ते हुए कैडाई ने जल्दी से उसका मुखौटा हटा दिया। जब उसने मुखौटा हटाया तो उसने देखा कि ये फैंग का चेहरा बेहद पीला था, उसके गालों पर रंग नहीं था और उसके होंठ सूख गए थे। कैडी की आंखों में आंसू झिलमिला उठे और उसने अपने नाजुक लाल होठों को काट लिया और 2 गर्म आंसुओं की धार बह निकली। युवा मास्टर ये फैंग, कैडाई आपकी देखभाल करेगी। डॉट 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 डॉट। जब ये फैंग ने अपनी धुंधली आंखें खोली तो उसने अपने बगल में एक छोटी सी अलाव पाया, और वहां कैडाई मांस की कुछ कटारें पकड़े हुए उस पर हंस रही थी। दादा, ये युवा मास्टर ये फैंग के लिए इनाम है। रोमांचक शीर्ष प्रतियोगिता देखने के बाद आपको एक शानदार दोपहर के भोजन का आनंद देना। ये फैंग तुरंत मुस्कुराया, उठ बैठा और कैडाई द्वारा दी गई सीख स्वीकार कर ली। चूंकि दिन का समय था और रेतीली हवा चल रही थी, इसलिए कैडाई की कटारें किसी को आकर्षित नहीं कर सकी। वे बहुत स्वादिष्ट हैं। ये फैंग ने कटार का एक टुकड़ा खाते हुए प्रशंसा की। हे, बेशक वे उतने स्वादिष्ट नहीं हैं जितना यंग मास्टर ये फैंग पकाते हैं। चूंकि आपने मुझे ग्रिल्ड मीट खिलाया है, इसलिए मैं आपको केवल सीख ही खिला सकता हूँ। ये फैंग की तारीफ सुनकर कैडाई अपने नाजुक शरीर को घुमाने और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सकी। ये फैंग ने आसपास पड़ी कुछ चीजों पर नजर डाली और समझा कि कैडाई ने उन्हें मृत व्यापारी से उठाया था।
उसने अपनी कमर से अंगूठी निकाली और ये फैंग को थमा दी। अपने खूबसूरत चेहरे पर शर्म के भाव के साथ वह मीठी मुस्कान के साथ बोली, दादा, युवा मास्टर ये फैंग, यह एक भंडारण अंगूठी है जो मैंने उस जगह से ली थी। मुझे नहीं पता कि अंदर क्या है, इसलिए मैं इसे आपको पुरस्कार के रूप में भी दूंगा। एक और इनाम। जैसे ही उसकी नजर उसके जैद हाथ पर पड़ी, ये फैंग खुद को इस महिला से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका जिसने खुद को उसके लिए समर्पित कर दिया था। वह वाकई प्यारी थी। ये फैंग ने अंगूठी ले ली और उसकी नजर कैदी के हाथ में पड़े सीखों पर गई। उसने धीरे से कहा, तुमने जो ग्रिल किया है वह बहुत स्वादिष्ट है। मेरा पेट अभी भरा नहीं है। हे, ये लो, ग्रिलिंग हो गई। अपनी संकीर्ण आंखों को अर्धचंद्र की तरह मोड़ते हुए वह मधुर मुस्कान बिखेर रही थी। उसके लिए कटार पका रही सुंदरी को देखते हुए ये फैंग के होंठ थोड़े मुड़े। पानी के कुछ घूंट पीने के बाद उसने अपनी नजर अपने हाथ में रखे स्टोरेज रिंग पर घुमाई। उनके लिए पानी अभी भी दुर्लभ था, इसलिए उन्हें आशा थी कि भंडारण रिंग के अंदर कोई जल स्रोत होगा। भंडारण रिंग के भीतर की चेतना को मिटाने के बाद ये फैंग ने अंदर की हर चीज को बाहर निकाल लिया। उसके सामने एक दर्जन पानी की थैलियों के अलावा एक काले कार्ड पर अज्ञात धनराशि और कई हजार सोने के सिक्के रखे हुए थे। वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! वे सचमुच बहुत अमीर होंगे। कई डाई ने सोने के सिक्कों के ढेर को देखकर खुशी से चिल्लाया। उसकी तुलना में ये फैंग की नजर अन्य वस्तुओं पर ही रही। सोने के सिक्कों के अलावा उनके बगल में कई छोटी शीशियां थीं, जिनमें कुछ घटिया गुणवत्ता वाली गोलियां थीं जो बेकार लग रही थीं, यहां तक कि उल्लेख करने लायक भी नहीं थीं। इन गोलियों के पास कुछ सामान्य औषधीय जड़ी बूटियां भी थीं। फिलहाल ये फैंग के लिए ये जड़ी बूटियां उसकी प्रथम श्रेणी की दवा शोधन कौशल का परीक्षण करने और कुछ आवश्यक गोलियां बनाने के लिए सामग्री मात्र थीं। हालांकि जैसे ही ये फैंग उनकी जांच करने वाला था, उसकी नजर एक अन्य वस्तु पर पड़ी। इन जड़ी बूटियों के पास एक प्राचीन दिखने वाला स्क्रॉल था। ये स्क्रॉल एक प्राचीन कलाकृति लग रहा था। ये फैंग ने जल्दी से इसे अपने हाथ में लिया और स्क्रॉल को खोल दिया, जिससे उसकी आंखें एक पल में चौड़ी हो गईं। 1 वोट। टिप्पणियां। फर्स्ट, अतिरिक्त पुरस्कारों के लिए ऐप डाउनलोड करें। gojo_sensei_। ज्यादा इवेंट, ज्यादा सुविधाएं। आपको ज्यादा मुफ्त सुविधाएं मिलेंगी। अभी डाउनलोड करें। gojo_sensei_। अभी ऐप डाउनलोड करें। युवा मास्टर ये फैंग, आप बहुत तेज हैं। जब ये फैंग की नजर खुले हुए स्क्रॉल पर पड़ी तो उसके मुंह के कोने पर हल्की मुस्कान उभर आई। ये स्क्रॉल एक अज्ञात सामग्री से बना था तथा इसके हल्के पीले रंग के चर्मपत्र पर अनियमित पैटर्न बनाए गए थे। उसकी उंगली धीरे धीरे रेखाओं के साथ चलती रही, लेकिन अंततः वह कुछ भी खोजे बिना ही चर्मपत्र के बाहर चली गई। युवा मास्टर ये फैंग, यह अजीब बात क्या है? उत्सुकता से कई डाई, जो ये फैंग की तरफ झुकी हुई थी, ने पूछा। ये फैंग ने स्क्रॉल पर रहस्यमय वस्तु को देखा जो एक भूतिया प्रतीक जैसा था और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ये क्षतिग्रस्त मानचित्र का एक टुकड़ा है। नक्शा, और वह क्षतिग्रस्त है। ये सुनते ही बटरफ्लाई की रुचि तुरंत खत्म हो गई और उसने अपना ध्यान अन्य बोतलों और जार की ओर लगा लिया तथा उनसे खेलने लगी। इस बीच ये फैंग अधूरे नक्शे के कोने में अस्पष्ट वस्तु को घूरता रहा, जो आधे खिले हुए कमल जैसा दिखता था। शायद समय बीतने के कारण अर्धकमल कुछ पीला और धुंधला दिखाई देने लगा था, लेकिन वह अभी भी उसका सामान्य स्वरूप पहचान सकता था। अर्धकमल का रंग काला था तथा इसकी सतह पर काली ज्वाला की एक पतली परत चिपकी हुई थी, जो इसे एक अजीब और भयानक एहसास दे रही थी। तीसरे स्थान की स्वर्गीय ज्वाला, शुद्ध करने वाली कमल दानव ज्वाला। अप्रत्याशित रूप से ये वह अधूरा नक्शा था जो भविष्य में हाई बोबोन के पास होगा। ऐसा लग रहा था कि यदि वह संयोगवश बटरफ्लाई के साथ विशाल जहाज के मलबे के पास नहीं पहुंचा होता तो हाई बोबोंग इस मानचित्र का असली मूल्य जाने बिना ही उसका मालिक बन जाता। इस अप्रत्याशित लाभ से ये फैंग प्रसन्न हो गया। हालांकि वह इस बात को लेकर अधिक उत्सुक था कि बेहोशी के दौरान कई डाई ने उसे क्या आश्चर्य दिया होगा। उसने संचार प्रणाली के माध्यम से जांच करने का फैसला किया। डिंग, क्योंकि मालिक कमजोर और बेहोश था, कई डाई ने मालिक को पानी पिलाया और एक दैनिक चेक इन इनाम प्राप्त किया, एक चौथी श्रेणी की वायु विशेषता जादूकोर। डिंग, चूंकि मालिक कमजोर और बेहोश था, कई डाई ने मालिक का पसीना पोंछा और एक दैनिक चेक इन इनाम प्राप्त किया, एक द्वितीय श्रेणी की दवा शोधन पुस्तिका। ये फैंग, सिग्मा ए। क्या ये पौराणिक, ब्रह्मांडीय लॉटरी हो सकती है? ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी बेहोशी के दौरान कई चीजें घटित हुई थीं। ये फैंग ने कई डाई को देखा जो उत्सुकता से बोतलों और जार के साथ छेड़छाड़ कर रही थी, कोमल आंखों से। ऐसे साथी के साथ वह और क्या मांग सकता था? उसने भंडारण रिंग से निकाली गई जड़ी बूटियों पर नजर डाली और पिछली बार प्राप्त की गई कीमिया कढ़ाई को निकालने से खुद को रोक नहीं सका। उसके सामने जो कढ़ाई प्रकट हुई उसे ज़ियुआन कढ़ाई बैंगनी रसातल कहा गया। हंडा गहरे बैंगनी और काले रंग का था, जो ये फैंग की 3000 ज्वाला के साथ साथ सांप की पूंछ के रंग से भी पूरी तरह मेल खा रहा था। ये फैंग के लिए ये सिर्फ उसके लिए तैयार किया गया सेट था। एक कीमियागर के रूप में इस हंडे को भी डुक्वी महाद्वीप में चमत्कारिक दर्जा प्राप्त था। इस रैंकिंग को हेवनली कॉल्ड्रॉन रैंकिंग कहा गया तथा पर्पल एबिस कॉल्ड्रॉन को सूची में तीसरा स्थान दिया गया। तीसरे स्थान पर आने वाले शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला के आधार पर कोई भी कल्पना कर सकता है कि यह कढ़ाई कितनी भयानक थी। हालांकि ये फैंग के उपकरण के रूप में वह इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। हालांकि ये फैंग के पास अभी केवल प्रथम श्रेणी के कीमियागर का कौशल था। अगर वह ज़ियुआन कॉल्ड्रॉन का उपयोग प्रथम श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए करता तो वह निस्संदेह डुकी हुई महाद्वीप का सबसे असाधारण व्यक्ति होता। ये फैंग को कढ़ाई निकालते देख बटरफ्लाई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसने पूछा, युवा मास्टर ये फैंग, क्या आप एक कीमियागर हैं? मुझे लगता है आप ऐसा कह सकते हैं। ये फैंग ने धीरे से हंसी, फिर कई औषधीय जड़ी बूटियों को दवा के बर्तन में डालना शुरू कर दिया। अगले ही क्षण कुछ आश्चर्यजनक घटित हुआ, जिससे कई डाई आश्चर्यचकित रह गया। ये फैंग के हाथ में बैंगनी काले रंग की लपटों का एक समूह दिखाई दिया और तेजी से बैंगनी रंग के बर्तन में जा गिरा। 1 2 3 टकराना, अवशेषों जैसे धुएं के फटने के साथ एक तेज औषधीय सुगंध तुरंत ही आसपास के वातावरण में फैल गई, एक ताजा सुगंध। क्या यह एक गोली है? मास्टर ये फैंग, आप बहुत तेज हैं। कई डाई ने अपनी आंखें फाड़कर ये फैंग को देखा, जिसने बड़ी आसानी से कढ़ाई से कई गोलियां निकाली और उन्हें एक छोटी जेड बोतल में डाल दिया। वह आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। कुआं, कई डाई की प्रशंसा सुनकर ये फैंग को अचानक लगा कि उसकी कीमियागिरी के कौशल में कुछ कमी है। काश उसने थोड़ा और समय लिया होता। इस तरह कई डाई की स्नेह भरी निगाहों के नीचे ये फैंग ने 1 2 3 की गिनती की प्रक्रिया दोहराई।
एक पल के बाद औषधीय सामग्री की कमी के कारण ये फैंग केवल 3 प्रकार की शीर्ष श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने में कामयाब रहे, अग्नि संघनक गोली, कायाकल्प पाउडर और शक्ति बढ़ाने वाली गोली। अग्नि संघनक गोली ने अग्नि गुण ऊर्जा के अवशोषण को बढ़ाया, कायाकल्प पाउडर ने चोटों को ठीक किया और आध्यात्मिक शक्ति को बहाल किया, जबकि शक्ति बढ़ाने वाली गोली ने व्यक्ति की ताकत को बढ़ाया। अपनी कीमिया कौशल का अनुभव करने के बाद ये फैंग को पता चला कि इससे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई भी उपभोग नहीं हुआ। यह इंस्टेंट नूडल्स पकाने जैसा था, एक बार जब आपने आग जला दी तो आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बस इसके तैयार होने का इंतजार करें और फिर इसका आनंद लें। गोलियां इकट्ठा करने के बाद ये फैंग ने कैडाई को देखा, जो उसे श्रद्धा से देख रही थी, और उत्सुकता से पूछा, क्या मेरे चेहरे पर फूल हैं? ये फैंग द्वारा पूछे जाने पर शर्माती हुई तितली ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं मास्टर, ये फैंग, आपके चेहरे पर कोई फूल नहीं है। मास्टर ये फैंग, आप अद्भुत हैं। न केवल आप तेज हैं, बल्कि आप बहुत सारी बोतलें भी लाए हैं। ओह ये ठीक है। इस तरह की प्रशंसा से कुछ शर्मिंदा महसूस करते हुए ये फैंग ने मन ही मन उत्तर दिया। उसने अंधकार में होते आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि आज हमें यही रात बितानी पड़ेगी। हाँ। जमीन पर बैठी हुई कैडाई ने अपने शरीर को घुमाया, अपने हाथों को घबराहट में एक साथ जोड़ लिया और वह फुसफुसाए, मास्टर ये फैंग, आप जानते थे कि मेरा पीछा इंसानों और मेरे ही जैसे लोगों द्वारा किया जा रहा था। आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? ये फैंग के होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी जब उसने आगे बढ़कर कैडाई के सिर को धीरे से सहलाया और धीरे से कहा, क्योंकि तुम आजादी की चाहत रखने वाली तितली हो। अभी तुम्हारे पास मजबूत पंख नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ उड़ान पर ले जा सकता हूँ। ये फैंग के शब्दों के पीछे का अर्थ बटरफ्लाई को समझ में नहीं आया, जिसने अभी तक अपनी यादें और शक्तियां वापस नहीं पाई थी। लेकिन जिस दिन उसे पंख मिल गए, ये फैंग उसके साथ इस तरह रेगिस्तान में नहीं उड़ पाएगा। ये सुनते ही कैडाई के सुंदर चेहरे पर तुरंत लाली छा गई, जो पानी में डूबे गुलाब की तरह थी। उसने हल्के से अपने लाल होठों को काटा और अंदर से खुशी महसूस की। और इस समय साहस के साथ वह नहीं जानती थी कि यह कहां से आया है। कैडाई ने धीरे से अपना सिर उठाया, उसकी खूबसूरत आंखें ये फैंग की विशाल सितारा जैसी निगाहों से मिली और उसके लाल होंठ थोड़े ऊपर उठे। मास्टर ये फैंग, क्या कैडाई हमेशा आपके साथ रह सकती है? आप इस तितली के स्वामी हो सकते हैं, इसलिए यह असंभव नहीं है ना? खांसी खांसी खांसी। ये फैंग ने जोर से अपनी छाती थपथपाई। कैडाई के शब्दों पर उसकी सांस लगभग रुक गई। उसने जो उदासी भरा माहौल बनाया था वह हवा में गायब हो गया। मास्टर ये फैंग, क्या आप ठीक हैं? जल्दी से थोड़ा पानी पी लीजिए। उसने जल्दी से एक खुला पानी का थैला ये फैंग को सौंप दिया। पानी की थैली स्वीकार करते हुए ये फैंग ने तुरंत मना करने के लिए अपना बायां हाथ हिलाया। कैडाई, तुम्हें भविष्य में ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। हमारा रिश्ता ऐसा कैसे हो सकता है? अपने लाल होठों को फुलाते हुए कैडाई ने अपना छोटा सा मुंह फुलाया और धीरे से बुदबुदाया, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? तब कैडाई मास्टर ये फैंग की ओर से अन्य स्नेकमैन के साथ दोस्ती करेगी। पफट। ये फैंग, जो पानी पी रहा था और कैदी के शब्दों से चौंक गया, उसे थूकने से खुद को रोक नहीं सका। मैंने एक सहायक अध्याय चरित्र की जानकारी अपलोड किया है। मैंने अब तक पेश किए गए पात्रों के बारे में जानकारी दे दी है। गोजो अंडरस्कोर सेंसेई अंडरस्कोर। हथियार, बहता ब्लेड रूह डेमन कोर के साथ जड़ा जा सकता है। शारीरिक बनावट, 3000 तारों वाला शरीर, अमर शरीर। औषधि कढ़ाई, जीववान कढ़ाई। रसायन विद्या कौशल, प्रथम श्रेणी। लड़ाकू कौशल, रेत का तूफान, रहस्यमय बर्फ ड्रैगन ऊंची उड़ान, थंडर बैट स्काई विंग, 3000 ज्वाला, हवा चूसने और आग उड़ाने वाली हथेली, सांप शरीर, सांप छाया ब्लेड। आइटम, स्वर्गीय आत्मा पिघलने की गोली, 3 पट्टी वाली नीली आत्मा की गोली, दवा की गोली मैनुअल, द्वितीय श्रेणी, चौथे क्रम की पवन विशेषता वाला दानव कोर। ये फैंग ने पाया कि कोमा के दौरान उसकी साधना 1 स्टार से बढ़ गई थी और वह 7 सितारा डू मास्टर की ताकत तक पहुंच गया था। हालांकि ये फैंग को इस बारे में उत्साहित महसूस नहीं हुआ क्योंकि खेती की प्रगति अभी भी बहुत धीमी थी। अब उसकी साधना को तेजी से सुधारने के केवल 2 ही तरीके थे। एक था 3 पैटर्न वाली नीली आत्मा की गोली लेना और दूसरा था मेडुसा मंदिर में जाकर खुद को आत्मसमर्पित करना। भले ही वह आत्मसमर्पण न करे, फिर भी रानी मेडुसा अंततः उसे ढूंढने आएगी। उनके बीच एक समझौता हुआ था और जब वह तैयार होगी तो वह उसके पास आएगी। ये फैंग को सटीक समय का पता नहीं था, लेकिन जल्द या बाद में ऐसा दिन आएगा, केवल समय की अवधि अनिश्चित थी। ये फैंग यह नहीं समझ पाया कि रानी अपनी बहन को अपने पास देखकर किस स्थिति में होगी। हालांकि अगर वह वापस गया और इस तरह आत्मसमर्पण कर दिया तो निस्संदेह उसे रास्ते में अन्य खतरों का सामना करना पड़ेगा। उसके कई दुश्मन थे, चाहे वह यिनशे हो या मोबास, 2 डुकिंग पावर हाउस। वे अब उसे मारने के लिए बेताब होंगे। ये सोचते हुए ये फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के 3 पैटर्न वाली ब्लू स्पिरिट गोली निगल ली। इसका स्वाद थोड़ा मीठा है। अगले ही पल ये फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके शरीर में अचानक क्यूई बढ़ गई। फिर एक अजीब सी पीड़ा के साथ वह लगातार ऊपर उठती रही। 8 सितारा, 9 सितारा डू मास्टर। यहां तक कि ये फैंग भी उसके शरीर में बढ़ती और राजसी क्यूई ऊर्जा से हैरान था। इस स्पिरिट पिल का असर इतना भयानक कैसे हो सकता है? और उसकी मेरिडियन में 3 अजीबोगरीब संवेदनाएं थीं। क्या ये मेरी 3000 ज्वालाएं हो सकती हैं? फिर यह बेहद ठंडा एहसास, अस्थि आत्मा की ठंडी आग, और आखिरी जलन, क्या ये ग्रीन लोड्स अर्थ कोर आग है? पता चला कि यह आत्मा की गोली कोई साधारण उच्च श्रेणी की गोली नहीं थी, बल्कि यह एक उच्च श्रेणी की गोली थी जिसमें 3 अलग अलग स्वर्गीय अग्नि की शक्तियां सम्मिलित थीं। अपने शरीर के भीतर बढ़ती राजसी ऊर्जा और अपनी मेरिडियन में 3 अजीब और दर्दनाक संवेदनाओं को महसूस करते हुए ये फैंग दर्द से अपने दांतों को पीसने से खुद को रोक नहीं सका। मैं बहुत लापरवाह था, मैं इस गोली को निगलने से पहले इसकी ग्रेड जांचना भूल गया। ये फैंग खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाया। सिस्टम द्वारा पुरस्कृत यह औषधीय गोली इतनी उत्कृष्ट गुणवत्ता की है, ये वास्तव में उल्लेखनीय है। धिक्कार है, अब हालात मुश्किल होने वाले हैं। जैसे ही डूक्यू ये फैंग के शरीर से गुजरी, 3 अलग अलग ऊर्जाएं, एक ठंडी और 2 गर्म, आपस में उलझ गईं। उनका आपस में जुड़ना सांप की मुड़ती हुई पूंछ जैसा लग रहा था। आश्चर्यजनक रूप से वे एक साथ सहजता से विलीन हो गईं, एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण बना। ठंड और गर्मी की अनुभूति उसके शरीर में तेजी से फैल गई। पीड़ा से ये फैंग का चेहरा लाल हो गया और उसके माथे पर बर्फ के क्रिस्टल दिखाई देने लगे। इस क्षण उसके गाल मुड़ गए और उसके दांतों के बीच से ठंडी हवा रिसने लगी।
यदि ये फैंग ने 3000 सितारों वाले शरीर की साधना नहीं की होती और अपनी शिरोबिंदुओं की तेजी से मरम्मत नहीं की होती, तो उसकी शिरोबिंदुएं इन 3 प्रकार की विभिन्न अग्नि ऊर्जाओं के कारण फट जाती। उसकी रुकी हुई साधना में सुधार की तो बात ही छोड़िए। कैदी ने कुछ महसूस किया और अपनी स्नेही और आकर्षक आंखें खोलकर ये फैंग की ओर देखा, जो पास में था और ठंड और गर्मी दोनों का एहसास करा रहा था। फिर वह उसके करीब आ गई, उसकी आंखें उसके लाल हो चुके चेहरे पर टिकी थी और उसके सामने लेटे हुए आकर्षक युवक के प्रति चिंता की झलक दिख रही थी। शांत भाव से उसके पास जाकर उसने अपनी उंगलियों से उसके रेशमी चमकदार बालों को कोमलता से सहलाया। कैदाई ने अपनी उंगलियों से ये फैंग के माथे के बालों को धीरे से सहलाया। उसकी नजर उसके बगल में लेटे हुए सुंदर लड़के पर टिकी रही, जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने हल्के से अपने निचले होंठ को काटा, जिससे घबराहट का संकेत मिला। उसके माथे पर ठंडक महसूस करते हुए वह झुकी और उस पर एक कोमल चुंबन दिया। उसके होंठ उसकी त्वचा पर सहजता से फिसल रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये फैंग के शरीर के भीतर अनगिनत छोटी ऊर्जाएं पहले से संकीर्ण और अवरुद्ध मेरिडियन के माध्यम से एक अजेय गति के साथ एक गर्जन नदी की तरह बह निकली। बेतहाशा घूमते डू मास्टर क्यू चक्रवात के भीतर तरल ऊर्जा धीरे धीरे अपने तल तक पहुंच गई थी। एक अंगूठे के आकार का नीला हीरा जैसा क्रिस्टल बन गया था। यह एक शक्तिशाली डू ग्रैंड मास्टर बनने का सबूत था। मैं डू ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आगे बढ़ गया हूँ। ये फैंग की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और तारे जैसी पुतलियों से बैंगनी काले रंग की रोशनी निकली। उसके चेहरे पर परमानंद का भाव दिखाई दिया। ये फैंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 7 स्टार डू मास्टर के रूप में 3 पैटर्न एज्योर स्पिरिट पिल लेने के बाद वह सीधे डू ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। इसे एक अप्रत्याशित आश्चर्य माना जा सकता है। कुछ दिन पहले तक उनकी ताकत महज एक छोटे 4 स्टार डू मास्टर जितनी थी। मास्टर ये फैंग, आपकी साधना सफलता के लिए बधाई। ये फैंग के कान के पास से एक मधुर और कोमल आवाज आई। ये फैंग ने अपना सिर घुमाया और पाया कि कैदी के खूबसूरत बालों की 2 लंटें पहले से ही उसके नाजुक गालों पर रगड़ रही थी, जिससे वह बेहद आकर्षक लग रही थी। और उन पतली खूबसूरत आंखों ने ये फैंग को पहले की तुलना में एक अंतर महसूस कराया। इससे ये फैंग उत्सुकता से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। कैदी, तुम्हें क्या हुआ? ये फैंग, कंफ्यूज्ड फेस। ये कुछ भी नहीं है, सच में। मास्टर ये फैंग, देखो, भोर होने वाली है। क्या हम साथ में सूर्योदय देखेंगे? कैदाई ने अपनी जेड जैसी भुजा को आगे बढ़ाया और पूर्व दिशा में उगते हुए चमकीले बिंदु की ओर इशारा करते हुए मधुर मुस्कान बिखेरी। जरूर, मैंने बहुत समय से सूर्योदय नहीं देखा है। ये फैंग ने अपना सिर घुमाया और उसके सामने के खूबसूरत दृश्य को देखकर वह तुरंत मोहित हो गया। विशाल रेगिस्तान में सुबह के समय अब रेत के तूफानों का निर्दयी हमला नहीं होता था। दूर रेत के टीलों में सुबह का सूरज चुपचाप दिखाई दे रहा था, जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया। उसके बगल में बैठी सुंदरी उसके कंधे पर झुकी हुई थी। दोनों ही शानदार दृश्य और उगते सूरज की कोमल गर्मी का आनंद ले रहे थे। दोनों ने इस शांत और आरामदायक पल का आनंद लिया। शांति को भंग करने की कोई इच्छा नहीं थी। कैदी की आंखें कोमलता से चमक उठी जब उसने धीरे से अपना सिर उठाया और फुसफुसाया। मास्टर, ये फैंग, कैदाई आकाश से सूर्योदय देखना चाहती है। जरूर। ये फैंग स्वाभाविक रूप से उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगा। उसने अपनी बांह उसकी नरम कमर के चारों ओर लपेटी और अचानक उसके पंख उसके पीछे दिखाई दिए। स्वूश, हवा में गड़गड़ाहट की आवाज के साथ दोनों आकृतियां तेजी से आकाश में उड़ गईं। सुबह की धूप में एक नर और मादा की छाया विशाल रेगिस्तान के ऊपर उड़ रही थी। अगर कोई इस खूबसूरत दृश्य को देख ले तो वह निस्संदेह कह उठेगा, ये बहुत सुंदर है, लेकिन ये और भी सुंदर होगा यदि तुम मर जाओ। ये फैंग, मैंने अंततः तुम्हें पा लिया है। दूर रेगिस्तान में काले वस्त्र पहने सांप जैसे लोगों का एक समूह आकाश में आकृतियों को देख रहा था। 0 टिप्पणियां, 0 वोट, 0 टिप्पणियां। पुनर्जन्म, रेत का तूफान। जीनियस के पास न केवल उच्च स्तरीय युद्ध कौशल है, बल्कि दुर्लभ उड़ान युद्ध कौशल भी है, जिसे थंडरबैट स्काई विंग के रूप में जाना जाता है। काले वस्त्र पहने लोगों का नेता गहरी आवाज में बोला, मोलान, क्या आप खुफिया जानकारी इसी तरह रिपोर्ट करते हैं? कमांडर, जब मैंने पहले ये फैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो उसने इस उड़ान युद्ध कौशल का उपयोग नहीं किया था। पीछे खड़ी काली पोशाक पहने आकृति ने असमंजस से उत्तर दिया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोलान, जल लाने वाला, था, जिसने पहले भी ओएसिस के रास्ते में ये फैंग को रोका था, लेकिन उसे पकड़ने में असफल रहा था। मोलान को समझ नहीं आया, चूंकि ये फैंग के पास उड़ने की क्षमता थी तो उसने उनसे इतनी मुश्किल से क्यों लड़ा? क्या वह उड़कर भाग नहीं सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे इतना भरोसा था कि वह उन सभी से निपट सकता है? मोलान ने आकाश में उस जोड़े को देखा और आदरपूर्वक कहा, कमांडर, इस समय ये फैंग उस गद्दार को पकड़कर बैठा है। जब तक हम उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त होने का इंतजार करते हैं, हम हमला कर सकते हैं और निश्चित रूप से उसे एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मोलान? तुम्हारे जैसे एक साधारण कप्तान को बोलने का अधिकार किसने दिया? काले वस्त्र पहने हुए लोगों के नेता ने अपनी आस्तीन हिलाई और एक जबरदस्त दबाव ने मोलान को तुरंत जमीन पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे एक दबी हुई आवाज निकली। कमांडर, ये फैंग बहुत अजीब है। उसके पास अनगिनत चालें छिपी हैं। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मोलान दोनों हाथ रेतीली जमीन पर रखकर दांत पीस रहा था। नेता ने अपने दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे रख लिए और मोलान पर से दबाव हट गया। तुमने जो कहा उसमें कुछ दम है। अगर ऐसा है तो तुम जाकर उसका परीक्षण करो। मैं, क्या तुम नहीं चाहते? नेता की गहरी आवाज गूंजी। मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। जैसे ही वह नीचे आएगा मैं चला जाऊंगा। मुखौटे के नीचे मोलान के बड़े चेहरे ने कड़वाहट के साथ जवाब दिया। नेता ने धीरे से अपना सिर हिलाया और मोलान की ओर देखने लगा। उसकी धीमी आवाज में उसके शब्द थे, नहीं, मेरा मतलब था कि अब तुम चले जाओ। क्या तुम नहीं जाओगे? मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। कमांडर की धमकी का सामना करते हुए मोलान केवल अपने दांत पीसकर अपने आदमियों को वहां से ले जाने में ही सक्षम था। डिंग, मास्टर को रंगीन तितली ने माथे पर चूमा और दैनिक चेक इन इनाम प्राप्त किया। जीवन कौशल कैंडीड हॉर्स। हो, ये फैंग, क्या मुझे चूमा गया? अंडरस्को, जीवन कौशल सिस्टम, क्या आप ठीक से काम कर रहे हैं? ये फैंग कैदाई के साथ आसमान में उड़ रहा था, विशाल रेगिस्तान में सुबह की खूबसूरती का आनंद ले रहा था। इस आनंद ने उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से सुकून दिया। अचानक ये फैंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसका शरीर हवा में तैरने लगा। अपनी बाहों में कैदाई को देखते हुए वह असहाय होकर कहने से खुद को नहीं रोक सका, कुछ सुअरों को बस गोभी खाना पसंद है और कुछ टोड हंस खाना चाहते हैं। आह,
परफेक्ट, हा हा हा। ये सुनकर कैडाई ने नीचे खड़े लोगों की ओर देखा और अपने नाजुक लाल होठों को ढकने से खुद को रोक नहीं पाई और हंसने लगी। मास्टर ये फैंग, आप गोभी हैं या हंस? अपना सिर हिलाते हुए ये फैंग धीरे से मुस्कुराया। बेशक, मैं दोनों में से कोई नहीं हूँ। आप हैं, तो फिर मास्टर ये फैंग आप पहले वाले होंगे। कैदिए की आंखें चमक उठी, उसका चेहरा एक नाजुक लाली से लाल हो गया और उसने चंचलता से जवाब दिया, जैसे कि उसे चिढ़ा रही हो। अंडरस्को, हाँ, ये फैंग अचानक रुका और कुछ कहने ही वाला था कि तभी नीचे से एक जानी पहचानी ठंडी आवाज आई। ये फैंग, मेरे लिए तुम्हें ढूंढना आसान है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम गद्दार के साथ इतने घनिष्ठ होगे। तुम बहुत प्यार से रहते हो। इस बार तुम निस्संदेह मर जाओगे। इस परिचित आवाज को सुनकर ये फैंग घृणा से नीचे की ओर मुस्कुराया। यहाँ कौन है? ये कैप्टन मोलन है, पीटा हुआ कुत्ता। ओह, कसकर ढके काले लबादे में लिपटे मोलान तुरंत दंग रह गए। क्या कैप्टन मोलन इस बार पानी लाने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं? या शायद रेत? ये फैंग के शब्दों में व्यंग्य झलक रहा था, जिससे मोलान के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। ये फैंग ने वास्तव में एक तंत्रिका को छुआ था और उसका अपना भाग्य अब अनिश्चित लग रहा था। यदि वह स्थिति को संभालने में सफल नहीं हो सका, तो कमांडर निस्संदेह उसे इसकी भारी कीमत चुकाने को बाध्य करेगा। उस पर हमला करो, उसे गोली मार दो। मोलान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे आदेश दे दिया। आदेश का पालन करते हुए एक दर्जन से अधिक काले वस्त्रधारी आकृतियां और मोलान सभी ने अपने हाथों में धनुष उठाए। उनकी लड़ाकू भावना आकाश की ओर तीखे तीरों में बदल गई। 10 डू मास्टर्स और 2 पी ग्रैंड मास्टर्स, आप वास्तव में मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। ये फैंग की आंखें घूम गईं, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि वह धीमी आवाज में बोल रहा था। उसके पीछे थंडरबैट के पंख कांपने लगे और एक गड़गड़ाहट भरी आवाज गूंजी, जिसके साथ आकाश में एक शानदार चांदी की रोशनी फैल गई। ये फैंग कैडाई को उठाकर आने वाले तीरों के बीच से तेजी से प्रत्येक को चकमा देते हुए आगे बढ़ा। कैडाई के साथ हवाई तकनीकों का उपयोग करने में अपनी ऊर्जा की खपत के कारण ये फैंग की आंतरिक लड़ाई की भावना काफी कम हो गई थी। उसे जल्दी से लड़ाई को हल करना था। अगर वे भाग भी गए तो भी वे अपने पीछा करने वालों से दूर नहीं भाग पाएंगे। बेहतर होगा कि उन सभी को खत्म कर दिया जाए। कैडाई, क्या तुम डर गई हो? ये फैंग के शब्द कैदी के कानों तक पहुंचे। उसने अपना सिर हिलाया और मधुर मुस्कान के साथ कहा, कैडाई को डर नहीं है। आपके आलिंगन में सुरक्षित रहने से ये तितली बहुत खुश है। कैडाई ने कभी इतनी ताजगी महसूस नहीं की। ऐसा लगता है जैसे मैंने पुनर्जन्म का अनुभव किया है। इस तितली को आखिरकार अपना घर मिल गया है। अगर मैं अब से ये फैंग की बाहों में मरूं तो कैडाई इसके लिए तैयार होगी। ये फैंग मंद मंद मुस्कुराया और अब उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके पीछे लगे विशाल पंख अचानक फड़फड़ाए और उसका आकार तेजी से आकाश में घूम गया और तेजी से नीचे की ओर गोता लगाने लगा। ऊपर की ओर बढ़ते बाणों की वर्षा में ये फैंग ने प्रत्येक शॉट से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत से थंडरबैट विंग्स की गति का उपयोग किया। वह नीचे आ रहा है। उसे गोली मार दो, उसे मार दो, गोली मार दो, गोली मार दो, गोली मार दो। ये फैंग को तेजी से नीचे उतरते देख मोलान जोर से चिल्लाया। ये फैंग की गति बहुत तेज थी, लेकिन तीरों का घनत्व अभी भी बहुत अधिक था। ये फैंग और कैडाई के निशाने अभी भी बहुत स्पष्ट थे। यद्यपि उतरने की गति तेज थी, लेकिन यह अपरिहार्य था कि वे टकराएंगे। कैडाई को नुकसान से बचाने के लिए ये फैंग केवल खुद ही इसे सहन कर सकता था। ये फैंग दर्द से तेजी से सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही उसने अपने शरीर में लगे तीरों को देखा, कैडाई की पतली आंखों में अचानक एक भयंकर रोशनी चमक उठी, जैसे ही उसने नीचे की ओर देखा। हालांकि किसी ने इस दृश्य पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सभी का ध्यान अपने अपने दुश्मनों पर केंद्रित था। ये फैंग की नजर नीचे भीड़ पर टिकी थी और उसकी बाईं हथेली पर एक छोटा सा बवंडर पहले ही दिखाई दे चुका था। बवंडर ने उसके बाएं हाथ में गड़गड़ाहट जैसी आवाज की, क्योंकि उसके भीतर संघनित ऊर्जा भयावह थी, जिसमें 3 अलग अलग प्रकार की विशेषताएं थीं। आपको पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल के आतंक का अनुभव करने दें। रेत का तूफान। जब ये फैंग एक दर्जन लोगों के ऊपर हवा में दिखाई दिया, एक ठंडी चीख के साथ उसके हाथ में बवंडर बाहर फेंक दिया गया। बूम! जिस क्षण बवंडर ने रेतीली जमीन को छुआ, वह एक बड़े ज्वलंत रेत के तूफान में बदल गया जो आकाश तक पहुंच गया। तीनों गुणों की भयावह ऊर्जा ने आसमान में मौसम को भी हिला दिया, जिससे एक बड़े क्षेत्र में उदासी छा गई। इस समय आसपास का स्थान भी थोड़ा विकृत हो गया। धिक्कार है। मोलान और अन्य काले वस्त्रधारी व्यक्ति इतने नजदीक से विशाल ज्वलंत रेत के तूफान को देखकर चौंक गए। इससे पहले कि वे बचकर निकल पाते, उन्होंने महसूस किया कि एक अदम्य शक्ति द्वारा उनके शरीर को जबरदस्ती आकाश में उठा लिया गया है। रेत और हवा से अपनी त्वचा को फटता हुआ महसूस करते हुए, अपने शरीर को झुलसती लपटों में जलता हुआ महसूस करते हुए, वे सभी पीड़ा में चिल्लाने लगे। आह कमांडर, हमें बचाओ, कृपया, ये बेकार लोगों का झुंड है, तुम सब मर सकते हो। अचानक ऊपर आसमान से एक गहरी आवाज गूंजी। टिप्पणियां। जो लोग युवा मास्टर ये फैंग को नुकसान पहुंचाएंगे उन्हें मार दिया जाएगा। काले वस्त्र पहने उस आकृति से निकलने वाली आभा अविश्वसनीय रूप से भव्य थी। अपने हाथों के एक झटके से उसने मोलान और एक अन्य डू ग्रैंड मास्टर स्तर के स्नेक पर्सन को बचा लिया। जहां तक 10 डू मास्टर्स की बात है, उन्हें बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस क्षण वे ये फैंग के रेतीले तूफान में बह गए, उनका मांस तुरंत भूनकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अगर वे बच भी गए तो भी वे बच नहीं सकते थे। मोलान और अन्य स्नेक पर्सन अपने युद्ध आत्मा कवच से सुरक्षित थे, इसलिए उन्हें घातक चोटें नहीं आईं। हालांकि वे दोनों जमीन पर लेटे हुए थे, काले काले कालिक से ढके हुए, एक सुगंधित खुशबू छोड़ रहे थे जिसने कैडाई को सुगंध की याद दिला दी जब ये फैंग राक्षस जानवर का मांस भूनता था। ये फैंग ने कैडाई को अपनी बाहों में थामे हुए धीरे से जमीन पर कदम रखा। उसने आसमान में छाया को देखा और एक आह भरते हुए अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। आसमान में मौजूद व्यक्ति की आकृति पूरी तरह से काली थी, यहाँ तक कि सांप की पूंछ भी। उसके पीछे विशाल पंखों की एक जोड़ी थी, जो ये फैंग के थंडरबैट स्काई विंग से अलग थी। ये एक सच्चे डू राजा के युद्ध क्यों पंख थे। स्नेक पर्सन कबीले में केवल कुछ ही डू राजा थे और ऊपर वाला निस्संदेह उनका एक नेता था, ठीक वैसे ही जैसे मोलान ने मदद की गुहार लगाई थी। ये फैंग ने अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति उसका प्रतिद्वंद्वी नेता मोबास हो सकता है, जो यूमेई के नहाने के पानी को बेचना चाहता था। ये फैंग ने कैडाई के नाजुक जैड हाथ को पकड़ लिया और धीरे से कहा, कैडाई, मैं उससे बाद में लड़ूंगा। तुम आगे बढ़ो और भागो, मैं बाद में तुम्हें पकड़ लूंगा। ये सुनकर कैडाई ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ अपना सिर हिलाया। नहीं, युवा मास्टर ये फैंग, पुनर्जन्म के बाद आप ही मेरी नियति हैं। मैं आपके साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे जीवन हो या मृत्यु।
ये फैंग का दिल बहुत दुखी था। ऐसे क्षण में भी उसके पास भरोसा करने के लिए एक खूबसूरत महिला थी। ये व्यर्थ नहीं था कि वह यहाँ आया था। जाओ, आज तुम में से कोई भी नहीं बच सकता। ये फैंग, तुमने गद्दारों के साथ षड्यंत्र करने की हिम्मत की। आज मैं तुम दोनों गद्दारों को कबीले से मिटा दूंगा। आकाश में छाया गुस्से से चिल्लाई और उसके पंख हल्के से फड़फड़ाए और वह तेजी से नीचे झपटा। भागो, पीछे मत देखो, मैं तुम्हें बाद में ढूंढ लूंगा। ये फैंग ने अपने दाहिने हाथ से अपनी बैटल क्यूई को छोड़ा और काइडाई को बलपूर्वक दूर धकेल दिया। थंडरबैट के पंख अचानक फैल गए और आकाश में उस व्यक्ति का सामना करने के लिए ऊपर उड़ गए। काइडाई की आंखों में आंसू झलक आए, लेकिन उसने ये फैंग की बातें नहीं सुनी और इसके बजाय आसमान की ओर देखने लगी। ये फैंग ने अपनी उड़ान युद्ध तकनीक का प्रदर्शन किया, गहरे बैंगनी लपटों से घिरे अपने ब्लेड को घुमाते हुए चोटी के डुकिन के साथ युद्ध में शामिल हुए। ब्लेड 3000 ज्वाला किरणों से गुंथी हुई थी और टैगोर रेगिस्तान के प्रभाव में झुलसाने वाला तापमान और भी अधिक हिंसक हो गया था। एक डू ग्रैंडमास्टर के रूप में ये फैंग ने इस समय अपनी पूरी ताकत लगा दी। अपने 3000 सितारों वाले शरीर की बदौलत तीरों से हुए घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे। उसके ब्लेड के हर वार के साथ बेहद भयानक ज्वाला किरणें निकलती थीं। उसके शरीर पर गहरे बैंगनी रंग का ज्वाला कवच एक रहस्यमय एहसास देता था। इससे प्रतिद्वंद्वी को भी कुछ गंभीरता दिखानी पड़ी। इस बच्चे की बैंगनी काली लौ कैसी है? इसका तापमान बहुत ज्यादा है। पशु अग्नि या शायद स्वर्गीय अग्नि। यह असंभव है कि यह स्वर्गीय अग्नि हो। वह एक छोटा सा शरारती बच्चा है, कोई रास्ता नहीं है कि वह स्वर्गीय अग्नि को अवशोषित कर सके। और उसकी ताकत का क्या मतलब है? वह डू ग्रैंडमास्टर कब बना? मंदिर में उनसे मिले हुए हमें कुछ ही दिन हुए हैं और अब वह पहले से ही एक डू ग्रैंडमास्टर। ये बच्चा बहुत रहस्यमय है। अगर हम इसे अभी नहीं मारेंगे तो हमें अंतहीन परेशानी होगी। काले लबादे में लिपटा व्यक्ति धधकती बैंगनी काली लौ को घूर रहा था। उसकी आंखों में भयंकर चमक चमक रही थी। काले दस्ताने पहने हुए उसके हाथों को झटका देने पर अचानक दो बड़े चाकू प्रकट हुए और एक ठंडी तथा कठोर आवाज गूंजी। बच्चे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में इतनी ताकत होगी, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने मुझे उकसाया। अब मर जाओ। इस बच्चे की बैंगनी काली लौ कैसी है? इसका तापमान बहुत ज्यादा है। वेबनोवेल, पशु अग्नि या शायद स्वर्गीय अग्नि। ऐप डाउनलोड करें। यह असंभव है कि यह स्वर्गीय अग्नि हो। वह एक छोटा सा शरारती बच्चा है, कोई रास्ता नहीं है कि वह स्वर्गीय अग्नि को अवशोषित कर सके। एक आकृति आसमान में तेजी से उड़ी और पलक झपकते ही ये फैंग के सामने आ गई। दो तीखे दोहरे चाकू ठंडी रोशनी में चमक रहे थे और वे क्रूरतापूर्वक ये फैंग के सिर पर वार कर रहे थे। 3000 की ज्वाला अस्वीकृति। ये फैंग ने आग की तरह जलते हुए फ्लोइंग ब्लेड को पकड़ लिया और जल्दी से उन दोहरे चाकुओं को रोक दिया जो हमला करने वाले थे। उसने तुरंत अपनी डू तकनीक का इस्तेमाल किया। बूम! लंबे ब्लेड से अचानक एक झुलसाने वाली ज्वाला फूट पड़ी, जो सामने काले लबादे में खड़े डू किंग की ओर तेजी से बढ़ी। फ्लोइंग ब्लेड में पहले से ही ये फैंग द्वारा चौथी श्रेणी की वायु विशेषता वाली जादुई कोर को शामिल किया गया था। इस प्रकार वायु ने अग्नि की शक्ति को बढ़ाया तथा पहले की तुलना में कई गुना अधिक ऊर्जा को मुक्त किया। हालांकि दूसरी तरफ काले वस्त्र पहने व्यक्ति के लिए ये कुछ खास नहीं था, क्योंकि वह एक शीर्ष स्तर का डू किंग था। एक राजसी आत्मिक ऊर्जा अचानक भड़क उठी, जिसने आने वाली ज्वाला को रोक दिया और वह व्यक्ति बलपूर्वक ये फैंग के शरीर की ओर दबा। ये फैंग सिर्फ एक स्टार डू ग्रैंड मास्टर था, वह शीर्ष स्तर के राजा की पूरी ताकत का सामना कैसे कर सकता था? धत्तेरी की, वह फ्लोइंग ब्लेड को पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि लंबे चाकू ने उसे सीधे उसके शरीर पर दबा दिया था। ये फेंक को उस अपार शक्ति ने तुरंत आसमान से नीचे गिरा दिया। आसमान के ऊपर खून की धुंध फैल गई, जिससे उसकी छाती पर तेज दोधारी तलवार से दो खूनी घाव हो गए। बैंग! एक शक्तिशाली बल ने उसके शरीर को सीधे रेतीली जमीन पर पटक दिया, जिससे धूल के बड़े बड़े बादल उठ गए। खांसी, पफ! ये फैंग अब और खुद को रोक नहीं सका और उसके मुंह से खून निकल आया। युवा मास्टर ये फैंग! एक लड़की की चिंतित आवाज उसके कानों में पड़ी। अपनी ओर दौड़ती हुई आती हुई आकृति को देखकर ये फैंग ने मुस्कुराकर कहा, अरे मूर्ख लड़की, अभी तक भाग क्यों नहीं गई? जल्दी करो। यह शायद ये बिना पंखों वाली तितली का एहसास हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ये फैंग की चेतना धुंधली हो गई, उसकी आंखें बंद हो गईं और वह बेहोश हो गया। काइडाई दौड़कर ये फैंग के पास गई और उसे धीरे से अपनी बाहों में पकड़ लिया। युवा मास्टर ये फैंग, आप मुझे मूर्ख कहते हैं, लेकिन क्या आप यहाँ मूर्ख नहीं हैं? उन पतली आंखों ने बेहोश ये फैंग और उसके खून से सने शरीर को देखा और तुरंत आंसू बह निकले। हा, अरे बदमाश, अपनी राक्षसी शक्तियों के बावजूद भी तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो? आसमान में काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने ये फैंग को बेहोश होते देखा और वह जोर से हंसने लगा। फिर उसने अपनी सांप की पूंछ को हिंसक रूप से घुमाया। हवा में एक शॉकवेव फूट पड़ी और दोहरे चाकू लेकर वह ये फैंग और काइडाई की ओर तेजी से बढ़ा। कुल के गद्दार, साले बदमाश, तुम दोनों मरोगे। हा, अरे बदमाश, अपनी राक्षसी शक्तियों के बावजूद भी तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो? वेबनोवेल ऐप डाउनलोड करें। आसमान में काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने ये फैंग को बेहोश होते देखा और वह जोर से हंसने लगा। फिर उसने अपनी सांप की पूंछ को हिंसक रूप से घुमाया। दोहरी तलवारों से एक भयावह आभा निकली जब वे काइडाई के शरीर की ओर प्रहार कर रही थी, जो ये फैंग को पकड़े हुए थी। यदि दो लंबे चाकुओं से काइडाई को चोट लगती तो निस्संदेह उसका दुखद अंत हो जाता, लेकिन वह इससे अनभिज्ञ थी। ये फैंग पर नजर गड़ाए उसकी आंखों में एक अलग तरह का आकर्षण और स्नेह चमक रहा था। उसके लाल होंठ थोड़े मुड़े। युवा मास्टर ये फैंग, आप हमेशा से मेरी रक्षा करते रहे हैं और अब समय आ गया है कि मैं आपकी रक्षा करूं। बूम! उसके नाजुक शरीर से ऊर्जा की एक अत्यंत शक्तिशाली लहर फूट पड़ी। देखते ही देखते पूरा रेगिस्तानी इलाका चमकीले लाल रंग से भर गया और पूरा इलाका इस अपार ऊर्जा की शक्ति से कांप उठा। उसके ज्वलंत लाल होठों पर एक मोहक मुस्कान प्रकट हुई। मास्टर ये फैंग, काइडाई उन सभी को मौत के घाट उतार देगी जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है। खंड 1 में 51 अध्याय होंगे। गोजो अंडरस्कोर सेंसेई अंडरस्कोर। रचनाकारों के विचार। 7 टिप्पणियां। 0 वोट। टिप्पणियां। क्रोधित काइडाई, पुरानी यिनशे पुनः प्रकट हुई। एक डरावनी चीख के साथ काइडाई के शरीर से ऊर्जा का एक विशाल उछाल फूट पड़ा, जिससे आसपास का वातावरण सदमे में चला गया। इस विस्फोटक बल के प्रभाव से रेतीली जमीन धंस गई, जिससे एक छोटा सा बेसिन बन गया। यहां तक कि काले वस्त्र पहने सांप जैसा दिखने वाला वह व्यक्ति भी, जिसने 2 चाकुओं से हमला किया था, इसके प्रभाव से बच नहीं सका। काले वस्त्र पहने सर्प पुरुष की तलवारें काइडाई के बालों को छू गईं, लेकिन जब उसने सोचा कि अब उसका पलड़ा भारी हो गया है, तो अचानक शक्ति का विस्फोट हुआ और वह पीछे की ओर गिर गया।
काले वस्त्र पहने व्यक्ति को प्रतिक्रिया देने से पहले ही उड़ा दिया गया। दूर रेतीली जमीन पर जोर से टकराते हुए डुकिन के दुर्जय शरीर ने धूल का एक विशाल बादल उठाया, जिसके साथ एक दर्द भरी कराह भी निकली। रेतीली जमीन पर लेटे हुए काले लबादे वाले आदमी के 2 चाकू जमीन में धंसे हुए थे। जैसे ही उसका काला लबादा उतरा, उसके सफेद भूरे बाल दिखने लगे। क्रैक! काले वस्त्र पहने उस आदमी का मुखौटा टूटते ही एक कर्कश ध्वनि गूंजी, जिससे उसका चेहरा उजागर हुआ, जिसे देखकर किसी के भी दिल में भय पैदा हो सकता था। मोबास के बारे में ये फैंग के अनुमान के विपरीत ये व्यक्ति यिनशे था, जो अपने मारे गए पोते का बदला लेना चाहता था। उस क्षण यिनशे का बुजुर्ग चेहरा अविश्वसनीय रूप से भयंकर दिखाई दिया। उसके भीगे हुए दांतों से खून बह रहा था और उसने कुछ ऐसे शब्द कहे जो डर पैदा करने वाले थे। डू सम्राट पावरहाउस! हे विश्वासघाती दुष्ट, तुम में अभी भी डू सम्राट की ताकत कैसे है? बूढ़े आदमी के हाथ में एक छड़ी प्रकट हुई। जब उसने दूर से कई डाई को देखा, उसका स्वर आश्चर्य से भरा था। यिनशे के सवाल को नजरअंदाज करते हुए कई डाई तेजी से मोलान और अन्य डू ग्रैंडमास्टर के पास पहुंची। जब वह लाल रंग की लड़ाकू आत्मा वाली तलवार लहरा रही थी तो उसकी खूबसूरत आंखों में अभूतपूर्व उग्रता चमक रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसके हाथ में मौजूद तलवार ने मोलान और दूसरे व्यक्ति को, जो पहले से ही बेहोश थे, बेजान शरीर में बदल दिया। आह आह! पहले से बेहोश जोड़े के मुंह से 2 तीखी चीखें निकलीं। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि उनके नीचे सांप की पूंछ गायब हो गई है। उनके शरीर, जो आधे टुकड़ों में कट गए थे, एक बार फिर बेहोशी की हालत में पहुंच गए, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। जैसे ही हवा टूटी, हल्की तलवार ने तेजी से उनके शरीर को नष्ट कर दिया, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। इस क्रूर दृश्य को देखकर यिनशे का चेहरा पीला पड़ गया और वह सहज रूप से भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने भागने का प्रयास किया, उसने महसूस किया कि कई भयानक शक्तियां तेजी से उसकी ओर आ रही हैं। उसकी पैनी निगाहें इधर-उधर घूमी और उसने तुरंत स्थिति को समझ लिया। तेजी से जमीन से दोनों चाकुओं को बाहर निकालते हुए उसका काला लबादा भी गायब हो गया। उनकी सीधी मुद्रा अब झुक गई थी, तथा वे हमेशा की तरह बूढ़े और वृद्ध यिनशे की तरह दिखाई देने लगे थे। अपने हाथ में हरा भव्य डंडा उठाते हुए वह गुस्से से कई डाई की ओर चिल्लाया। तुम विश्वासघाती बदमाश, तुमने सांप जनजाति के मोलान और मोकिस को मार डाला है। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? यिनशे के आरोपों के बावजूद कई डाई का नाजुक चेहरा परिवर्तित रहा। उसकी बहुरंगी सांप की पूंछ ने जोरदार धमाका किया। उसी क्षण उसके आकर्षक शरीर से अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा निकली और उसकी लंबी तलवार यिनशे की ओर मुड़ी। ये जानते हुए कि बचना असंभव था, यिनशे ने अपनी लड़ाकू भावना को सक्रिय किया, लड़ाकू भावना वाला कवच तैयार किया और क्रूर हमले को रोकने के लिए अपने युद्ध कौशल का प्रयोग किया। अंडरवर्ल्ड में यह बात सर्वविदित थी कि यदि बचना व्यर्थ है, तो व्यक्ति को केवल अपनी लड़ाकू भावना को सक्रिय करना होगा, उसे कवच में बदलना होगा, तथा युद्ध कौशल का प्रयोग करके ऐसे भयंकर हमलों का सामना करना होगा। रहस्यमयी लकड़ी ढाल। कर्मचारी को मजबूती से पकड़ लिया गया था, जिससे यिनशे के सामने एक लड़ाकू आत्मा की ढाल बन गई। हालांकि तलवार के संपर्क में आते ही ढाल तुरंत टूट गई। लाल रंग की तलवार ने कर्मचारियों पर जबरदस्त बल से प्रहार किया, जिससे यिनशे हवा में उछल गया। स्प्लैट! एक बार फिर ताजा खून छिड़का गया, जिससे हवा में लाल धुंध छा गई। अपनी पीठ पर ठंडक महसूस करते हुए यिनशे ने एक बार फिर मुड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार भाग्य ने उसे मौका नहीं दिया। लाल रंग की तलवार निर्दयतापूर्वक उसकी पीठ पर आकर गिरी। सिजल! आह! यिनशे की पीठ से खून की धार फूट पड़ी, जिसके साथ एक दयनीय चीख भी आकाश में गूंज उठी। भयानक घाव ने उसे अनजाने में ही सिहरन पैदा कर दी। पीला चेहरा लिए यिनशे जमीन पर गिर पड़ा, उसका पहले वाला अहंकार कम हो गया। उसने कई डाई के वर्तमान क्रोध को कम करके आंका था। अरे, वे आने में इतने धीमे क्यों हैं? कई डाई की भयंकर निगाहें अविचल रहीं। जब वह यिनशे के पास पहुंची, उसकी तलवार बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सिर पर वार करने के लिए तैयार थी। रुकना! वह तलवार जो यिनशे का सिर काटने वाली थी, अचानक एक प्रकाश द्वारा अवरुद्ध हो गई। उसी क्षण कई आकृतियां अचानक उनके चारों ओर प्रकट हुईं, उनकी चमक रक्त रंग की तलवार के उतरते प्रहार को रोक रही थी। उस आवाज को सुनकर यिनशे के पीले चेहरे पर राहत की एक झलक उभरी और कृतज्ञता के भाव के साथ वह रेतीली जमीन पर गिर पड़ा। आखिरकार ये लोग आ ही गए थे। तुम भी मुझसे लड़ना चाहते हो? कई डाई की आंखें ठंडी चमक से चमक रही थीं, जब वह अपने आसपास के लोगों को घूर रही थी। उसके चारों ओर खड़े लोग सांप जाति के कबीले के सेनापति थे। वे एक व्यक्ति, ये फैंग के कारण यहाँ आए थे। सांप लोगों के कबीले के वर्तमान शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में ये फैंग के लापता होने से न केवल अन्य लोग चिंतित हो गए थे, बल्कि स्वयं रानी मेडुसा भी चिंतित हो गई थी। इस प्रकार रानी मेडुसा शाही शहर छोड़कर रेगिस्तान के भाड़े के सैनिकों के शिविर में ये फैंग की स्थिति की जांच करने के लिए पहुंची, जिससे एक मोटे आदमी की हत्या की कहानी सामने आई। परिणामस्वरूप सर्पजन कबीले के 8 कमांडरों को ये फैंग की खोज में पूरे रेगिस्तान में भटकना पड़ा। अंडरवर्ल्ड ने इस अवसर का फायदा उठाकर लोगों को ये फैंग को मारने और मोबास को फंसाने के लिए भेज दिया। दुर्भाग्यवश वे सफल होने ही वाले थे कि सर्प जाति के गद्दार ने अचानक सम्राट की शक्ति प्रकट कर दी। कई डाई से निकलती जबरदस्त लड़ाकू भावना को महसूस करते हुए अन्य नेता शीघ्रता से घटनास्थल पर पहुंचे। जो नेता आए उनमें 3 व्यक्ति थे, मोटा सा व्यक्ति जो नहाने का पानी बेचता है और छोटी सी चोटी रखता है, मोबास, बियर बेली यान्सी और फूल सांप राजा। यहाँ एकत्र हुए नेता ताकत में एक दूसरे से आगे निकल गए। फूल सांप राजा ने तेजी से अंडरवर्ल्ड की सहायता की और कई उपचार गोलियां दी। अंडरवर्ल्ड के नेता, क्या हो रहा है? ये फैंग कैसे बेहोश हो गया? और यह गद्दार इतना दुर्जय क्यों है? यान्सी ने अचेत पड़े ये फैंग को देखा और हैरानी से पूछा। अंडरवर्ल्ड का चेहरा शांत बना रहा और वह कमजोरी से आहें भर रहा था। आह! पहुंचने पर मैंने इस गद्दार को आपके रक्षकों, मोबास की हत्या करते देखा। वह ये फैंग को मारने की कगार पर थी, लेकिन मैं ठीक समय पर पहुंच गया। हालांकि मैंने ये फैंग को बचा लिया, लेकिन अंत में मैं उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सका। क्या विश्वासघाती बदमाश! ये सुनकर मोबास गुस्से से उबल पड़ा। उसके हाथों में 2 ब्लेड उभर आए और बाकी 2 नेता गुस्से से कई डाई को घूरने लगे। अंडरवर्ल्ड स्नैक पीपल कबीले के रणनीतिकार के रूप में एक प्रमुख स्थान रखता था। जब भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती थी तो वह सलाह देता था। इस प्रकार हर कोई उसकी बातों पर विश्वास करता था और कई डाई को अपना दुश्मन मानता था। हे यिनशे, तुम बूढ़े मूर्ख हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेशर्म होगे, बिल्कुल उन बूढ़े कमीने बुजुर्गों की तरह। चूंकि तुम सब उस पर विश्वास करते हो, तो चलो लड़ते हैं। कई डाई की आंखों में घृणा झलक उठी, जबकि उसकी डरावनी चीख आसमान में गूंज उठी। उसके चारों ओर शक्तिशाली लड़ाकू भावना छा गई और एक विशालकाय लाल अजगर धीरे धीरे प्रकट हुआ, जो हवा में कुंडली मार रहा था।
अंडरस्को 5 टिप्पणियां 0 वोट टिप्पणियां। रानी मेडुसा पुनः प्रकट हुई, भयंकर ये फैंग। कैडी की जोरदार चीख के बीच एक विशालकाय अजगर निकल आया। लाल अजगर की गगनभेदी फुफकार और उसकी युद्ध ऊर्जा के भयानक और राजसी उत्सर्जन ने वहां उपस्थित चारों डू राजाओं के चेहरों पर तनाव उत्पन्न कर दिया। इस उपस्थिति से उत्पन्न दबाव अत्यधिक प्रबल था। चलो एक साथ हमला करते हैं, हम उसे ये फैंग को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, यानसी ने चिल्लाते हुए कहा, जैसे उसके हाथों में अचानक कीलें निकल आईं और बिना किसी हिचकिचाहट के कई डाई के चेहरे पर वार करने लगी। कई डाई की अभिव्यक्ति बदल गई। वह केवल यिनशे द्वारा ये फैंग को दी गई चोटों का बदला लेना चाहती थी और अपने साथी कबीले के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखती थी। इस प्रकार झुलसा देने वाली कीलों के हमले के तहत वह तेजी से बच निकली, लेकिन मोबास, जिसे अपने इशारे पर चलने के लिए प्रेरित किया गया था, ने कोई दया नहीं दिखाई। एक पल में मोबास तितली की तरह बगल से झपट्टा मार कर आया और कई डाई ने जल्दी से उसे रोक लिया। इस बीच फूल सांप राजा ने भी हमला करने का अवसर जब्त कर लिया। कई डाई ने कुशलतापूर्वक उनके हमलों को चकमा दिया या उन्हें दूर धकेल दिया। उसके सुंदर चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव था। अंडरवर्ल्ड की बातों पर ध्यान मत दो, वह मास्टर ये फैंग को मारना चाहता है, मैं उसे बचाने के लिए यहाँ हूँ, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, कृपया मुझे मजबूर मत करो। कई डाई ने विनती की, ये दुष्ट गद्दार अंडरवर्ल्ड नेता की निंदा कर रहा है, जिसने हमारे कबीले को कई बार बचाया है, वह ये फैंग के खिलाफ कैसे हो सकता है। यानसी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा जब उसके हाथों से लड़ाकू भावना की लहर फूट पड़ी जो कई डाई के शरीर की ओर निर्देशित थी। असहाय रूप से अपना सिर हिलाते हुए कई डाई ने उनके पीछे यिनशे के आत्मसंतुष्ट और मुस्कुराते चेहरे को देखा जो तुरंत क्रोध से भर गया था। ऐसी स्थिति में मुझे दोष मत दो। विशालकाय लाल अजगर ने एक प्राचीन दहाड़ लगाई, फिर तेजी से कुंडली मारकर कई लोगों पर हमला कर दिया। निस्संदेह कमांडरों के पास जबरदस्त ताकत थी, लेकिन ये कई डाई की वर्तमान शक्ति की तुलना में फीकी थी। यहाँ तक कि बर्फ सम्राट हाइबोडोंग ने भी 3 डू राजाओं को आसानी से हरा दिया था। कई डाई के पास एक शीर्ष डू सम्राट की ताकत थी, इसलिए उसे और भी अधिक लाभ हुआ। लाल विशालकाय अजगर बिजली की गति से आसपास के 3 डू किंग कमांडरों पर झपटा। उसके विशाल जबड़े उन पर कस गए, जिससे उनके चारों ओर लड़ने की भावना का ज्वार उमड़ पड़ा। अजगर का हमला इतना शक्तिशाली था कि कमांडर उड़ गए, उनके शरीर क्षत विक्षत और रक्तरंजित हो गए। सांस लेने के लिए हौंकते हुए उन्होंने मुंह से खून निकाला। उनकी चोटें अजगर के विनाशकारी हमले की गवाही दे रही थीं। हालांकि कई दुश्मनों को हराने के बाद भी विशालकाय अजगर नहीं रुका। वह सीधे आगे की ओर बढ़ा और अचानक यिनशे के सामने आ गया, बिना किसी को पता चले। यिनशे ने आक्रमणकारी अजगर के सामने जरा सा भी भय नहीं दिखाया, इसके बजाय उसने अत्यंत क्रूर भाव धारण किए हुए बेहोश ये फैंग पर ध्यान केंद्रित किया। ये फैंग, तुम्हें मेरे पोते को कभी नहीं मारना चाहिए था। यद्यपि तुम कबीले में एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन इस बूढ़े आदमी के पास बदला लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मर जाओ। यिनशे की बैसाखी ठंडी रोशनी से चमक उठी जब उसने ये फैंग पर क्रूरतापूर्वक वार किया। नहीं मास्टर ये फैंग। कई डाई ने अपने पंख फैलाए और आगे की ओर दौड़ी। उसके अत्यंत पीले चेहरे पर आश्चर्य स्पष्ट था। कई डाई की आंखें निराशा से भर गईं। उसके पास ये फैंग को बचाने का समय भी नहीं था और वह केवल ये देख सकती थी कि तेज ठंडी रोशनी उसके सिर की ओर बढ़ रही है। वाह, उस महत्वपूर्ण क्षण में एक लाल रंग की रोशनी ने अचानक बैसाखी को हवा से गिरा दिया। एक पल में एक और लाल रोशनी यिनशे की छाती की ओर बढ़ी, जिससे उसका शरीर ढह गया। तीनों सर्प मानव नेताओं ने अपनी छाती पकड़ ली, जो उन्होंने अभी अभी देखा था उससे अभिभूत हो गए। अंडरवर्ल्ड में यिनशे ने वास्तव में ये फैंग को मारने का इरादा किया था। कुछ क्षण पहले वे ये फैंग को पीड़ा देने में यिनशे की सहायता कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपना सिर उठाया और खुद को आकाश में फेंक दिया। ये फैंग को बचा हुआ देखकर राहत महसूस करते हुए कई डाई ने राहत की सांस ली और फिर ये फैंग के पास पहुंची ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तभी उसकी नजर आसमान में लटकी हुई आकृति पर गई। विशाल रेगिस्तान में तेज हवा बह रही थी, जिससे सब कुछ शांत हो गया था, जबकि एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर आकृति आकाश पर छाई हुई थी। मुकुट और लाल पोशाक पहने इस व्यक्ति का शरीर भरा हुआ और सुंदर था तथा उसकी मुद्रा मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। उसकी लंबी पतली आंखों से प्रभुत्व झलकता था, लेकिन साथ ही आकर्षण का भी एहसास था। उसके नाजुक गालों के साथ उसका रूप वाकई शानदार था। 3000 काली लंटें उसके सुगंधित कंधों से लेकर पतली कमर तक झर रही थीं। नीचे स्थित सांप की पूंछ सूर्य की रोशनी में जीवंत रंगों की चमक बिखेर रही थी, जो एक आकर्षक आकर्षण उत्पन्न कर रही थी। उसके पीछे हवा में लटकते हुए विशाल लाल पंखों की एक जोड़ी प्रकट हुई, जबकि उसकी लड़ाकू भावना से उत्पन्न लाल धनुष धीरे धीरे लुप्त हो गया। नमस्कार महामहिम महारानी। कई कमांडरों ने झुककर अपना सम्मान व्यक्त किया। बहन। कई डाई ने आकाश में दिखाई देने वाली आकृति की ओर देखा। उसके सुंदर चेहरे पर खुशी की झलक फैल गई। हालांकि वह जल्दी ही पीला पड़ गया, उसका नाजुक शरीर कमजोर हो गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। और जिस समय कई डाई बेहोश हुई, ये फैंग, जो जमीन पर बेहोश पड़ा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसका शरीर झटके से सीधा खड़ा हो गया। उसने कोमल और नाजुक आकृति को अपनी बाहों में जकड़ लिया। एक पल में एक ब्लेड जो उग्र ऊर्जा से जल रहा था, उसके दाहिने हाथ में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में भयंकर चमक के साथ ठंडी रोशनी चमक उठी और उस तरह सा तेज ब्लेड यिनशे के दिल में घुस गया। केवल चाकू की मूठ ही दिखाई दे रही थी, जो चाकू चलाने वाले की निर्दयता और क्रूरता का प्रमाण था। बैंगनी काले रंग की लपटों ने तुरंत यिनशे के शरीर को घेर लिया और एक मोटी मांस जैसी सुगंध हवा में फैल गई। खून रेत में भीग गया, तेजी से वाष्पित हो गया और जमीन पर केवल लाल निशान रह गया, जो एक लड़ाकू राजा की मृत्यु का प्रतीक था। हिस। तीनों कमांडरों ने वातावरण में परिवर्तन को महसूस किया और तुरंत अपना सिर घुमाया तथा अपनी आंखों के सामने घटित हो रहे दृश्य को देखकर दंग रह गए। ये बेटा कितना निर्णायक है, इतना निर्दयी, इतना चालाक, इतनी सटीक गणना। ये बच्चा बहुत पहले ही जाग चुका था और धैर्यपूर्वक सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। यदि महारानी ने समय रहते हस्तक्षेप न किया होता, तो कम से कम यह अंडरवर्ल्ड इस बेटे के साथ नष्ट हो गया होता। अपनी लंबी संकरी आंखों से नीचे देखते हुए रानी मेडुसा की अभिव्यक्ति बदल गई। वह धीरे धीरे अपने ठंडे और घमंडी व्यवहार के साथ ये फैंग के पास पहुंची। उसकी पतली कमर मुड़ती हुई धीमी आवाज में बोली, क्या तुम्हें पता है कि इस कार्यवाही पर कायम रहने से ये रानी तुम्हें नहीं बचा पाएगी? महाराज, मैं केवल इतना जानता हूं कि यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं खुद को नहीं बचा पाऊंगा। ये फैंग ने थोड़ा झुककर और सम्मान दिखाते हुए जवाब दिया। बहुत अच्छा, आज से तुम मेरे साथ रहोगी और तुम्हें कभी भटकना नहीं चाहिए। रानी मेडुसा ने कहा, उनके शब्द अधिकार से भरे हुए थे।
ये शब्द कहने के बाद उसने अपनी दो पतली और सफेद भुजाएं फैलाकर धीरे से ये फैंग को गले लगा लिया। स्वाभाविक रूप से ये फैंग ने इसे रानी मेडुसा के प्यार भरे आलिंगन के रूप में नहीं समझा, बल्कि यह कई डाई को उसकी बाहों से लेने का प्रयास था। और उस क्षण ये फैंग की दृष्टि की रेखा के भीतर मनोरम रानी मेडुसा की आकर्षक आंखें अचानक जम गईं और उसने तुरंत आकाश की ओर देखा। तेज हवा के झोंके के साथ आकाश के समान रंग की एक विशाल आकृति ऊपर प्रकट हुई। ये वही है, मैं उसे चाहता हूँ। दो टिप्पणियां। 0 वोट। टिप्पणियां। बर्फ सम्राट पुनः प्रकट होता है। रानी बर्फ सम्राट को गाली देती है। आसमान के ऊपर जो आकृति दिखाई दी वह विश्वसनीय रूप से परिचित थी। वह एक मध्यम आयु का व्यक्ति था जो एक शानदार नीले ब्रोकेड के वस्त्र पहने हुए था तथा उसके शरीर पर कुछ सिलवटें थीं। उसके काले काले बाल बिखरे हुए थे और उसके शानदार पंखों की जोड़ी धूप में चमक रही थी, जो अपनी अद्भुत सुंदरता प्रदर्शित कर रही थी। अपने दाहिने हाथ में उसने एक बहुत बड़ा लंबा भाला पकड़ रखा था, जो तिरछे नीचे की ओर इशारा करते हुए एक डरावनी आभा छोड़ रहा था। हालांकि उस दबंग उपस्थिति के बीच ये थोड़ा अव्यवस्थित लग रहा था। जैसे ही इस व्यक्ति ने भव्य प्रवेश किया, बाकी सभी की प्रतिक्रियाएं महत्वहीन हो गईं। ये फैंग को खुशी का एहसास हुआ क्योंकि इस व्यक्ति के आगमन से आसपास के क्षेत्र में पहले से ही झुलसा देने वाला तापमान कम हो गया। आकाश के ऊपर दृश्यमान बर्फ के क्रिस्टल धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, जिससे एक असाधारण अनुभूति पैदा हुई। ये गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर की ठंडी हवा में आराम करने जैसा था, जो शब्दों से परे आराम और आनंद प्रदान करता था। इस एयर कंडीशनिंग प्रभाव की शुरुआत करने वाला कोई और नहीं बल्कि बर्फ सम्राट हाई बोडोंग था, जिसे पहले ये फैंग ने खून की उल्टी करने की हद तक पीटा था। जियामा साम्राज्य का शक्तिशाली सम्राट डू। कई लोगों ने आकाश की ओर देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। ऊपर की आकृति पर अपनी संकीर्ण आंखें टिकाए दूर से घृणा का भाव प्रकट करते हुए वह ठंडे और तिरस्कार भरे स्वर में बोली, हाय बोडोंग, बर्फ सम्राट, इससे पहले कि मैं तुम्हें ढूंढ पाऊं, तुम अपनी मर्जी से लौट आए हो। तुम्हारा उससे क्या संबंध है? जैसा कि दूसरों ने मुझे सौंपा है, ये वफादारी का मामला है। मुझे उसे ले जाना ही होगा। हाई बोडोंग ने रानी मेडुसा की ओर देखा और अविचल आवाज में बोला, क्या आपको लगता है कि आपके पास निर्णय लेने का अधिकार है? रानी मेडुसा के शरीर से एक आश्चर्यजनक गति फूट पड़ी और उसके पीछे अचानक लालपन प्रकट हो गए। तो फिर कोशिश करके देखो। आसमान में लाल रंग की रोशनी की एक किरण सीधे हाई बोडोंग की ओर बढ़ी। आज मैं क्रूर रानी मेडुसा की शक्ति देखना चाहता हूँ। शांतचित्त हाई बोडोंग ने अपना बर्फीला भाव बनाए रखा और अपना हाथ ऊपर उठाया। उसके बगल में असंख्य बर्फ के टुकड़े एक ठंडी चमक छोड़ते हुए प्रकट हुए। उसकी उंगली के हल्के से हिलने से हजारों बर्फ के कांटे रानी मेडुसा की ओर बढ़े, जो सीधे उस पर आक्रमण कर रही थी। शशश, ठंडी हवा की धाराएं वायुमंडल में बह रही थीं, बर्फीली बारिश की तरह। रानी मेडुसा ने अपने पंख फैलाए, उसकी लाल आकृति आसमान में तेजी से उड़ रही थी। एक भी बर्फ का कांटा उसकी गोली से चकनाचूर जैद सफेद त्वचा को नहीं छू पाया। पलक झपकते ही रानी मेडुसा हाई बोडोंग के सामने खड़ी हो गई। अचानक उसके हाथों से दो लाल तलवारें निकली, जो एक दूसरे को काटती हुई हाई बोडोंग के शरीर की ओर बढ़ीं। बर्फ का भाला शान से ऊपर उठा और नाचने लगा तथा रानी मेडुसा की दोहरी तलवारों से टकराकर एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न किया। ची ची, पूरे आकाश में स्पष्ट और तीखी ध्वनि की एक श्रृंखला गूंज रही थी, जो स्टील के टकराने जैसी थी। दो आकृतियां, एक नीली और एक लाल, कुछ ही सांसों के अंतराल में अनगिनत बार टकराईं। प्रत्येक टक्कर के साथ एक राजसी ऊर्जा का उभार नीचे बैठे लोगों को घेर लेता था। 3 सर्प मानव जनजातियों के नेताओं ने यह तमाशा देखा और इसे पाताल लोक में उचित प्रतिशोध माना। वे तेजी से ये फैंग के पास पहुंचे और अपनी सेना के साथ मिलकर एक ऊर्जा अवरोध खड़ा कर दिया, जिससे उसे ऊपर से होने वाले हमलों से बचाया जा सके। ये फैंग ने उनकी सहायता के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद व्यक्त किया। यदि इस बार कैडी ने अपनी ताकत वापस नहीं पाई होती, तो निश्चित रूप से इस विशाल रेगिस्तान में उसकी जान चली जाती। अब जब यिनशी नहीं रहा, तो उसे इन कमांडरों, खास तौर पर मेबास के साथ गठबंधन स्थापित करने की जरूरत थी। उनकी परस्पर विरोधी भावनाओं के बावजूद उनकी शिकायतें एक दूसरे की मौत की मांग करने के बिंदु तक नहीं बढ़ी थीं। मेबास समझ गया कि अंडरवर्ल्ड ने उसके साथ छल किया है और अब ये फैंग के सामने खड़े होकर वह अपनी गलती सुधार रहा था। यह इस बात का भी संकेत था कि उसका उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। दोनों के बीच तनाव कम हो गया था। हालांकि भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि ये फैंग आगे कोई ज्यादती करने से बचता है या नहीं। कई डाई के शरीर को अपनी बाहों में कसकर पकड़ते हुए ये फैंग ने अपनी नजर वापस आसमान में हो रही लड़ाई पर घुमा ली। हाई बोडोंग और रानी मेडुसा ने आकाश में टकराते हुए जटिल पैटर्न बनाए, जिससे अत्यधिक हिंसक ऊर्जा तरंगें उत्पन्न हुई। टूटे हुए बर्फ के क्रिस्टल नीचे गिर रहे थे, जिससे जमीन पर एक ऐसी परत बन गई थी जो दोहुआन के इन शक्तिशाली स्थानों की भयावह शक्ति का प्रमाण थी। बर्फ का भाला हाई बोडोंग के हाथ में घूमकर नाच रहा था। ऐसा दृश्य दिख रहा था मानो कोई ड्रैगन अपनी मान से बाहर निकल रहा हो। जैसे ही हाई बोडोंग ने अपना भाला आगे बढ़ाया, एक बर्फ का ड्रैगन उछला और रानी मेडुसा की ओर झपटा। रानी मेडुसा का सुंदर चेहरा बिना किसी बाधा के वैसे ही बना रहा। उसके शरीर की हरकतों के साथ डबल ब्लेड नाचते हुए बर्फ के ड्रैगन पर वार करने लगे। जिस क्षण दोनों सेनाएं आपस में मिली, बर्फ का ड्रैगन लाल ब्लेडों से चकनाचूर हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के रानी मेडुसा ने अपनी लाल दोहरी तलवारों से हाई बोडोंग के शरीर पर तेजी से वार किया। हाई बोडोंग ने तेजी से अपने बर्फीले भाले से अपना बचाव किया, लेकिन उस क्षणभंगुर क्षण में उसने खुद को नुकसान में पाया। एक झटके में लाल आकृति हाई बोडोंग की पीठ पर आ गिरी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सनसनी दौड़ गई। वह जल्दी से एक तरफ छिप गया। दुर्भाग्यवश वह इस हमले से बच नहीं सके। ताकत के मामले में दोनों ही डू सम्राट शक्तिशाली थे, फिर भी उनके बीच काफी खेती असमानता थी। भले ही ये फैंग ने अपरिचित राज्य में हाई बोडोंग को हराने के लिए रानी मेडुसा अनुभव कार्ड का उपयोग किया था, रानी मेडुसा स्वयं और भी अधिक दुर्जय थी। तेज ब्लेड ने हाई बोडोंग के शरीर को चीर दिया, जिससे खून से लथपथ घाव हो गया। प्रचंड बल के कारण हाई बोडोंग दूर रेत की ओर तेजी से उछला, जिससे टकराने पर धूल का बादल बन गया। कोई चोट नहीं, कोई धुआं नहीं। ये रणनीति रानी मेडुसा के खिलाफ अप्रभावी थी, जिसने हाई बोडोंग को जरा सा भी मौका नहीं दिया। जैड हाथों ने डबल ब्लेड को छोड़ दिया, जो तुरंत गायब हो गया। धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे खींचते हुए उसकी लड़ाई की भावना से एक विशाल धनुष और तीर प्रकट हुआ, जो हिंसक रूप से हाई बोडोंग के स्थान की ओर बढ़ रहा था। वाह! जैसे ही धुआं फैलना शुरू हुआ, लाल रंग के छींटे स्पष्ट दिखाई देने लगे, जो हाई बोडोंग की चोटों का प्रमाण था। जैसे ही धुआं छटा, हाई बोडोंग जमीन से ऊपर उठा। उसकी आंखों में अंतर्दृष्टि चमक उठी और अचानक उसे एहसास हुआ, तो यह आप हैं।
मुझे इसका अनुमान बहुत पहले ही लगा लेना चाहिए था। सांप मानव जाति के बीच दो दोहुआंग शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? उसके शब्दों से आकाश में उस सुंदर आकृति या सुंदर चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं आया। हालांकि उसके दिल में एक तूफानी लहर उठी। जिस व्यक्ति ने अभी अभी हाइबोडोंग से लड़ाई की थी, वह भी सांप मानव जाति का सदस्य था। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है। उसकी लंबी और संकीर्ण आंखों ने अनजाने में नीचे ये फैंग पर नजर डाली। ये फैंग, जो महारानी को ध्यान से देख रहा था, ने हैरान करने वाली और मनमोहक नजर महसूस की। उसका दिल अचानक खाली हो गया और उसने सोचा, सचमुच वह व्यक्ति मैं ही हूँ। रानी मेडुसा ने नीचे हाइबोडोंग को देखा और धीमी आवाज में बोली, स्नैक रेस दो दोहुआंग शक्तियों का दावा कर सकती थी, लेकिन भाग्य अत्यधिक क्रूर है। भाग्य। उन दो शब्दों को सुनकर हाइबोडोंग उन्हें बेतुका पाए बिना नहीं रह सका। गहरा प्यार, गहरी नफरत, सच्चा प्यार जो उसके दिल में अपनी कनिष्ठा की मौत के बाद भी बना रहा। और फिर भी उसने किसी और को वह हुनर और वह ताजगी देने वाली गोली दे दी थी जो उत्साह दे सकती थी। क्या इसे ही किस्मत कहते हैं? डॉट 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 गोजो अंडरस्कोर सेंसेई अंडरस्कोर। रचनाकारों के विचार। 3 टिप्पणियां। 0 वोट। टिप्पणियां। हाइबोडोंग को कैद करके ये फैंग को रानी ने पीटा। अचानक ही हाइबोडोंग के शरीर से राजसी बर्फ युद्ध ऊर्जा उभरी, जिसने उसके ऊपर के स्थान को विकृत कर दिया। धीरे धीरे विशाल काले बर्फ के ड्रैगन संघनित होने लगे। भाग्य, कितना दुख है। हाइबोडोंग के शब्दों में व्यंग्य और गुप्त आनंद का भाव था। हाइबोडोंग को इस तरह देखकर रानी मेडुसा क्रोधित हो गई और उसके सुंदर शरीर से भयानक ऊर्जा फूट पड़ी। लेकिन आज आपके पास इस भाग्य के साथ दफन होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आकाश में गूंजती क्रोध की गर्जना के साथ वह ऊर्जा एक क्षण में परमाणु बम की तरह फट पड़ी। उस क्षण उसके सुंदर शरीर के पीछे का स्थान अत्यंत विकृत हो गया, जो लाल लपटों के विशाल विस्तार या प्राचीन काल में घुसने वाले एक कृमि छिद्र जैसा प्रतीत हो रहा था। एक अत्यंत क्रूर और विशाल अजगर धीरे धीरे बाहर निकला, जो दूर के विशाल ड्रैगन का सामना कर रहा था। दोनों द्वारा उत्सर्जित शक्तिशाली आभा ने नीचे के 3 दूर राजाओं के हाव भाव भी बदल दिए। वे जानते थे कि उनकी रानी सचमुच क्रोधित हो चुकी थी और अब बर्फ सम्राट हाइबोडोंग को परेशानी होने वाली थी। मेरे पास इस युद्ध को रोकने की कोई क्षमता नहीं है, लेकिन कम से कम मैं अपने प्रियजनों की रक्षा करना चाहता हूँ। गर्जना। एक प्राचीन दहाड़ सुनाई दी और विशाल लाल अग्नि अजगर रानी मेडुसा के शरीर के ऊपर मंडराया, जिससे एक आश्चर्यजनक दबाव उत्पन्न हुआ। बर्फ के ड्रैगन के विशाल सिर के पास हाइबोडोंग ने ऊपर अतुलनीय रूप से सुंदर रानी मेडुसा को देखा। उसे एहसास हुआ कि इतने वर्षों से वह अपनी छोटी बहन की मौत के दर्द में जी रहा था, और बाद में उसे पता चला कि यह सब उसकी बहन के धोखे पर आधारित था। अतीत में बर्फ सम्राट की उपाधि एक मजाक से अधिक कुछ नहीं थी। आज से हाइबोडोंग अपने लिए जिएगा। हाइबोडोंग का चेहरा बहुत ठंडा हो गया। इस पल में वह सचमुच बर्फ सम्राट बन गया था। दूर से रानी मेडुसा को देखते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, 0 वोट। ऐप डाउनलोड करें। टिप्पणियां। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं यहाँ मर जाऊंगा, और मैंने कभी भी इतनी सच्ची मुक्ति का अनुभव नहीं किया है। मुझे पुनर्जन्म दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब से मैं हाइबोडोंग भाग्य से बंधा नहीं रहूंगा। उसकी आंखें बर्फीले आक्रोश से चमक उठी, और जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, उसके पीछे अचानक से अत्यंत शक्तिशाली काले बर्फ के ड्रैगन उभर आए। रहस्यमयी बर्फ ड्रैगन उड़ान। विशालकाय ड्रैगन एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हुए आकाश की ओर बढ़े, और आकाश में मौजूद विशाल अग्नि अजगर तुरंत नीचे झपटा। दोनों से निकलने वाली शक्तिशाली आभा से टैगोर रेगिस्तान कांपने लगा। ये गति ये फैंग के लिए बहुत मजबूत थी, जो वर्तमान में कमजोर था। सौभाग्य से सामने 3 मजबूत आदमी थे, अन्यथा वह निस्संदेह रानी मेडुसा की शक्तिशाली शक्ति से उड़ गया होता। बूम। जिस क्षण दोनों टकराए, एक अत्यंत भयानक और शक्तिशाली प्रघात तरंग फूटी, जिसने ऊपर के बादलों को उड़ाकर एक गोलाकार गड्ढे में बदल दिया। यहाँ तक कि नीचे की ओर लहराते रेत के टीले भी एक विशाल बेसिन में बदल गए। बर्फ के ड्रैगन लाल अजगर से टकराने पर टूट गए, और अजगर भी काफी सिकुड़ गया, लेकिन वह इसके कारण नष्ट नहीं हुआ। एक अत्यंत लाल प्रकाश हाइबोडोंग की ओर चमक उठा, और उसके पास बचने का कोई समय नहीं था। प्रकाश की वह किरण सीधे उसके बलिष्ठ शरीर पर पड़ी, और अचानक उसके काले बाल धीरे धीरे चांदी में बदल गए। सटीक रूप से कहें तो इसका रंग राख जैसा ग्रे हो गया। उसकी त्वचा भी बहुत शुष्क हो गई। आखिरकार हाइबोडोंग दू सम्राट बनने के लिए बहुत छोटा नहीं था। एक क्षण में वह व्यक्ति जो पहले कुछ थका हुआ लग रहा था, एक बुरे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति में बदल गया, जो काफी प्रभावशाली लग रहा था। रानी मेडुसा ने जो किया वह कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि वॉरक्राफ्ट के पास ही सीलिंग तकनीक थी। हाइबोडोंग की दू सम्राट आभा तेजी से फीकी पड़ गई, और एक पल में उसकी साधना पहले ही दू आत्मा के स्तर तक गिर गई थी। उसका शरीर धीरे धीरे रेतीली जमीन पर गिर गया। इस समय हाइबोडोंग को मौत का बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि उसे एक अवर्णनीय राहत का एहसास हुआ। बस मुझे मार डालो। रानी मेडुसा धीरे धीरे नीचे उतरी और उस अपन को देखा जो डू स्पिरिट में बदल चुका था। उसकी लंबी और संकीर्ण आंखों में एक ठंडी नजर चमक उठी। उसकी सांप जैसी पूंछ थोड़ी हिली, जिससे उसकी आकर्षक कमर मुड़ गई। उसने मोबास और दूसरों की ओर देखा और कहा, उसे वापस कबीले में ले जाओ और कैद कर लो। मेरे पास उससे कुछ सवाल हैं। हाँ महाराज। तीनों कमांडरों ने एक स्वर में प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत हाइबोडोंग के पास पहुंचे। रानी मेडुसा को उस सांप में बहुत दिलचस्पी थी जिसने पहले हाइबोडोंग के साथ लड़ाई की थी। उसे पता लगाना था कि वह कौन था। बेशक वह अपने सामने खड़े उस युवक में और भी अधिक दिलचस्पी रखती थी, जिसने शाही शहर छोड़ने के बाद इतना हंगामा मचा रखा था। वह निर्विवाद रूप से शक्तिशाली था। उसकी लंबी और संकीर्ण आंखें ये फैंग के शरीर से हटकर उसकी बाहों में कई डाई पर चली गईं। वे आंखें कोमलता से भरी थीं और उसके लाल होंठ एक कोमल मुस्कान में मुड़ गए। बहन, अंततः मैं तुम्हें पा गया। रानी मेडुसा की मुस्कुराहट ने तुरंत ये फैंग को चौंका दिया। ये प्रभावशाली किंतु मनमोहक चेहरा कोमलता के साथ मिलकर अविश्वसनीय रूप से सुंदर और आकर्षक था। कई डाई की दयालुता और सौम्यता की तुलना में रानी मेडुसा का आकर्षण और भी अधिक लुभावना था। छोटा लड़का। रानी मेडुसा ने अपनी बाहें फैला दी जैसे वह उसे गले लगाने वाली हो। ये फैंग। छोटे लड़के, तुम कब तक उससे चिपके रहोगे? ये फैंग। एक ठंडी आवाज सुनकर ये फैंग ने जल्दी से कई डाई को अपनी बाहों में लेकर रानी मेडुसा को सौंप दिया। इसे धीरे से पार करते समय कुछ आकस्मिक स्पर्श अपरिहार्य थे, और इसलिए जब ये फैंग ने अपना हाथ छोड़ा तो उसने गलती से बेहद ठंडे फ्रेम को छू लिया। ये फैंग सिग्मा ए। घबराहट में उसकी आंखें झपकने लगी और वह चुपचाप रानी मेडुसा के आकर्षक और सुंदर चेहरे को देखने लगा, जिसमें शर्मिंदगी भरी मुस्कान थी।
ओह बूम, जैसा कि दूरी पर खड़े 3 कमांडरों ने देखा, ये फैंग का शरीर तीर की तरह फट गया। खांसी, खांसी, पुआ। जब ये फैंग धूल से बाहर निकला और अपने मुंह से रेत थूका, तो बेहद ठंडे शब्द फिर से उसके कानों तक पहुंचे। छोटे लड़के, क्या तुम्हारे पास उड़ान भरने का कौशल नहीं है? बस अपने आप ही वापस उड़ जाओ। जैसे ही उसने उस खूबसूरत आकृति को देखा जो धीरे-धीरे आकाश में गायब हो गई। ये फैंग, ओ ओ, डॉट 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 डॉट। सांप लोग, एक रहस्यमयी जाति जिसके बारे में ये फैंग का मानना था कि वह गंभीर मस्तिष्क रोग से पीड़ित है। यह एक ऐसी जाति थी जो प्राचीन परंपराओं का कड़ाई से पालन करती थी, तथा रानी मेडुसा ने पीढ़ियों तक इस जनजाति की रक्षा की थी। असाधारण प्रतिभा और शक्ति से संपन्न, उन्होंने नागमानव जाति की रक्षा की और विदेशी शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा की, जिससे पूरी जाति का अस्तित्व सुनिश्चित हुआ। और प्रत्येक पीढ़ी के साथ रानी मेडुसा एक अंडे से दुनिया में जन्म लेती, अपनी शक्तिशाली क्षमताओं को आगे बढ़ाती, जिससे एक अखंड वंश सुनिश्चित होता। हालांकि इस जनजाति में अजीब घटनाएं घटित हुई जब एक जादुई दोहरी जर्दी वाला अंडा प्रकट हुआ। इस दोहरे जर्दी वाले अंडे को एक सच्चा दोहरा सम्राट अंडा माना जा सकता है। यह उत्साह का कारण था क्योंकि इसका मतलब था कि सांप मानव जाति का उदय होगा। फिर भी ये जनजाति एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। कई बुजुर्गों ने कबीले के नियमों से हटकर यह घोषणा कर दी कि जनजाति में कभी भी 2 रानियां नहीं हो सकती। इस प्रकार उन्हें उनमें से एक को खत्म करना पड़ा। परिणामस्वरूप कैडाई ने निषिद्ध अंतरिक्ष तकनीक का सहारा लिया और सर्प मानव जनजाति से भागने में सफल रही। चांदनी रात में शाही शहर की हवा असाधारण रूप से ताजा थी, उसमें घूमती रेत नहीं थी, लेकिन एक आकृति तेजी से चलती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे ही ये फैंग ने अपने शरीर को मोड़ा और शाही शहर में प्रवेश किया, उसके पीछे खड़े पहरेदारों ने इशारा किया और एक दूसरे से फुसफुसाए। टिप्पणियां, महारानी का निजी रक्षक बनना। अरे, क्या तुम लोगों ने सुना? अंडरवर्ल्ड का नेता मर चुका है। क्या ये सच है? अंडरवर्ल्ड का नेता एक 8 सितारा डू राजा है। वह कैसे मर सकता है? क्या ये हो सकता है कि मानव सम्राट ने उसे मार डाला? नहीं, मैंने सुना है कि ये फैंग ने ही ऐसा किया था। ये कैसे संभव है? क्या ये फैंग सिर्फ एक डू मास्टर नहीं है? वे इसके बारे में झूठ क्यों बोलेंगे? इस बार महारानी 3 कमांडरों को शाही शहर में वापस लेकर आईं। ये झूठ नहीं हो सकता। अरे, बेहतर होगा कि मैं अब से ये फैंग से सम्मानजनक दूरी बनाए रखूं। हे, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मूर्ख लग रहे हो। ये फैंग ने यिन दुनिया के नेता को मार डाला। क्या बुजुर्ग इसे अनदेखा कर देंगे? हाँ, ये दुख की बात है कि ऐसी प्रतिभा मौजूद है। सावधान रहो। जैसे ही ये फैंग शाही शहर में दाखिल हुआ, सड़क के दोनों ओर धीमी चर्चाएं होने लगीं। ये फैंग ने उन्हें महत्वहीन समझते हुए उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या मैं मरने जा रहा हूँ? अन्य लोग मुझे पागल कहकर मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन मैं उन पर हंसता हूँ कि वे सच्चाई को नहीं देख पाए। रानी मेडुसा के संरक्षण में यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या यह उसकी प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव नहीं डालेगा? जब तक वह शीघ्रता से स्वर्गीय अग्नि को खोजना चाहती है और अपना विकास पूरा करना चाहती है, वह मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा वह यिनशी की मौत का इस्तेमाल उन बुजुर्गों को सबक सिखाने के अवसर के रूप में कर सकती है जो लापरवाही से काम कर रहे हैं। ये शक्ति का प्रदर्शन है जो दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है। वह ऐसा क्यों नहीं करेगी? सड़क पर चलते हुए ये फैंग ने रानी मेडुसा के साथ मुलाकात के बाद मिले उदार पुरस्कारों की जांच की। डिंग, गलती से कैडाई को रानी मेडुसा को सौंपने के परिणामस्वरूप साइन इन पुरस्कार मिले। द्वितीय श्रेणी की दवा शोधन कौशल। डिंग, रानी मेडुसा द्वारा उड़ाए जाने के परिणामस्वरूप साइन इन पुरस्कार मिले। ब्लैक लेवल लो लेवल फाइटिंग स्किल थंडर आर्क 3 स्टेज डांस। अप्रत्याशित रूप से रानी मेडुसा के साथ पहला संपर्क इस तरह होगा। लेकिन ये पुरस्कार काफी प्रभावशाली हैं। द्वितीय श्रेणी की औषधि शोधन कुशलता प्राप्त करने का अर्थ है कि मैं अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक शीघ्र ही द्वितीय श्रेणी का कीमियागर बन सकता हूँ। कीमियागर का दर्जा प्राप्त होना, जो सर्प मानव जाति में अनसुना है, मेरी अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए पर्याप्त है। जहां तक थंडर विशेषता लड़ाई कौशल का सवाल है, थंडर आर्क 3 चरण नृत्य, अगर मुझे सही से याद है, ये जियो परिवार के दूसरे बेटे का है। ये सिर्फ कैंडीड हॉर्स बनाने की विधि है जो मुझे पहले मिली थी। सिस्टम, मैं यह महसूस किए बिना नहीं रह सकता कि आपको चिढ़ाने का शौक है। ये बिल्कुल अनुचित है। ये फैंग, एक आवाज ने ये फैंग को वास्तविकता में वापस ला दिया। उसने आगे देखा तो उसकी बहन हुआशे र कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। बड़ी बहन, वह खुशी से मुस्कुराया, अपने सांप जैसे शरीर को घुमाया और तेजी से हुआशे र की ओर दौड़ा। अरे मूर्ख लड़के, जब तुम बाहर गए थे तो तुमने अपनी बहन को क्यों नहीं बताया? तुमने अपनी बहन को चिंता में डाल दिया था। अपनी बहन से गर्मजोशी भरे आलिंगन के बजाय ये फैंग को सिर पर एक चंचल कोमल थप्पड़ मिला। ओह, उसने दर्द से अपना सिर रगड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, बहन, मुझे पता है मैं गलत था। मेरी तरफ देखो, मैं ठीक हूँ। इस बार तुमने बहुत बड़ी घटना कर दी है। खैर, महारानी महल में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चलो। हुआशे र की आंखों में स्नेह और चिंता दोनों झलक रही थी जब उसने ये फैंग को देखा। महारानी, उसके विचार उस क्षण की ओर मुड़ गए जब वह उड़ गया था और उसका सांप शरीर नहीं रह सका। कांपते हुए, एक बार काफी नहीं था, वह अब भी मुझे हराना चाहती है। ये फैंग अपने विचारों में खोया हुआ हुआशिया का पीछा करते हुए मेडुसा के बेडरूम के बगल वाले कमरे में चला गया। उसने असमंजस में हुआशे र से पूछा, बहन, क्या तुम रानी से मिलना नहीं चाहती? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या आपको लगता है कि आपकी वर्तमान उपस्थिति रानी से मिलने के लिए उपयुक्त है? ये फैंग के शरीर पर नजर डालते हुए हुआशिया ने झल्लाहट के साथ कहा। ये फैंग ने खुद को देखा और महसूस किया कि वह धूल से ढके हुए लबादे से एक नौकर जैसा लग रहा था। उसके लबादे पर हल्की थपकी से दम घोंटने वाली धूल का बादल निकल सकता था। बेशक यह मुख्य चिंता नहीं थी, उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि शाही शहर छोड़ने के बाद से उसने स्नान नहीं किया था। वह पिछले कुछ दिनों से कैडाई के साथ संघर्ष कर रहा था और पसीना बहा रहा था। ओह ठीक है, उसने शर्मिंदगी महसूस करते हुए जवाब दिया। कमरे में प्रवेश करते ही हुआशिया थोड़ी ईर्ष्यालु दिखी और ये फैंग से कहा, अब से यह कमरा तुम्हारा है। महारानी ने इसे अपने निजी अंगरक्षक के रूप में तुम्हें दिया है। तुम यहीं रहोगे। उसे याद आया कि रानी मेडुसा ने उसे रेगिस्तान में क्या बताया था। ऐसा लग रहा था कि अब से वह हमेशा उसके साथ रहेगा, एक पल के लिए भी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। ये फैंग, अरे क्या मैं सचमुच पानी के पास हूँ? अब केवल एक ही बात बाकी है कि पहले मासिक स्थिति का अनुभव किया जाए। लेकिन ये थोड़ा आतंकित करने वाला और खतरनाक क्यों लगता है?
तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? तुम्हें खुश करना वाकई बहुत मुश्किल है। हुआ शेख र ने चंचल भाव से उसकी ओर देखा और झुंझलाहट के साथ समझाया। तुम रानी के निजी रक्षक हो। यहाँ तक कि तुम्हारी बड़ी बहन, जो रक्षकों की कप्तान है, भी तुमसे ईर्ष्या करती है। अन्य नर सांप रक्षकों की तो बात ही छोड़ो। ये फैंग, पर्सनल गार्ड, मुझे लगता है कि मैं अब पति की तरह हूँ। ये फैंग ने कंधे उचकाए और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। तो मैंने अनजाने में बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं। ये सुनकर हुआ शेख र ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, फिर सिर हिलाया और कहा, आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं। ये फैंग ने अपनी आंखें घुमाईं। अफसोस, मुझे लगता है यह अपरिहार्य है। उसकी बढ़ती हुई कठिन और उदासी भरी अभिव्यक्ति को देखकर हुआ शेख र मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। लेकिन महारानी के निजी रक्षक के रूप में आपके कोई भी शत्रु अपने दिल में केवल द्वेष ही रख सकते हैं। ऐसा ही हो, ये सोचते हुए कि मोबास शायद उसे मारना चाहता है, वह स्थिति की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मोबास के साथ उनके रिश्ते, जो अभी सुधरने शुरू हुए थे, उनके लौटने पर और भी जटिल हो जाएंगे। ठीक है, यहीं रुको। मैं एक नौकरानी को बुलाती हूँ जो तुम्हें नहलाने में मदद करेगी। मैं चलती हूँ। वह मुस्कुराए और जाने के लिए मुड़ी। बहन, क्या आप जानती हैं कि कई डाई को क्या हुआ? उसका प्रश्न सुनकर हुआ शिया पलटी, उसके मुंह के कोनों पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई और उसने कहा, क्या आप महारानी की बहन की बात कर रहे हैं? महारानी की सुरक्षा में उन्हें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वह अभी भी कोमा में है और समय समय पर एक निश्चित मालिक का नाम पुकारती रहती है। मुझे नहीं पता कि वह किसका जिक्र कर रही है। टीएस। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाने से पहले अपनी बहन को उसे चिढ़ाते हुए देखकर ये फैंग का मुंह फड़क उठा और उसने खुद से सोचा, मैं मुसीबत में हूँ। कई डाई रानी मेडुसा के शयन कक्ष में है, इसलिए रानी मेडुसा निश्चित रूप से अपनी बहन को लगातार मेरा नाम पुकारते हुए सुनेगी। अगर ऐसा है तो क्या वह इसे जाने देगी? ये फैंग एक कठपुतली की तरह था जिसे किसी समय व्यर्थ में नहलाया गया था और एक साफ वस्त्र पहना दिया गया था। जब उसे होश आया और उसने अपने शरीर पर आराम महसूस किया तो वह अपने आप को खींचने और संतुष्टि भरी कराह निकालने से नहीं रोक सका। आह, कितना आरामदायक! अंदर आएं। ये फैंग, सिग्मा ए। रानी की एक बहुत ही परिचित आवाज अचानक उसके कानों तक पहुंची, जिससे ये फैंग इतना चौंक गया कि उसकी सांप की पूंछ ढीली हो गई और वह लगभग जमीन पर गिर गया। पता चला कि वह रानी मेडुसा के शयन कक्ष के प्रवेश द्वार पर आ गया था। टिप्पणियां। रानी अपने पति की दबंगई से रक्षा करती है, मैं तो कीमियागर हूं। सांप लोगों के बीच एक कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में ये फैंग ने स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के रानी के आदेश का पालन किया। चूंकि उसने मुझे अंदर आने की अनुमति दे दी है तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये फैंग ने दोनों हाथों से जोर से दरवाजा खोला। ये फैंग की आंखों के सामने जो दृश्य सामने आया उसने उसे अनायास ही लार का घूंट निगलने पर मजबूर कर दिया। ओह बकवास! ऐसा इसलिए नहीं था कि दृश्य कितना लुभावना या मनमोहक था, बल्कि इसलिए कि वह अविश्वसनीय रूप से भयानक था। हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था, केवल कुछ चांद की किरणें अंदर आ रही थी जो अंदर की हल्की झलक दे रही थी। पूरे हॉल में घना और अशुभ माहौल व्याप्त हो गया, जिससे उसके सिर में झुनझुनी सी होने लगी। ऊपर सिंहासन पर आकर्षक रानी मेडुसा बैठी थी, जैसा कि उसने कल्पना की थी। हालांकि उसके नीचे 3 प्रेत थे। ये तीनों भूत काले वस्त्र पहने हुए थे जो उनके शरीर को कसकर ढंके हुए थे। चांदनी के नीचे उनकी सांप की पूंछ चमक रही थी और एक डरावनी आभा बिखेर रही थी। उन्होंने नीले चेहरे और सिर पर नुकीले दांतों वाले खतरनाक मुखौटे पहने हुए थे। मौजूदा खौफनाक माहौल में ये तीनों व्यक्ति जीवित, भूत और राक्षस जैसे लग रहे थे। तीनों बुजुर्गों ने उस पर अपनी नजरें गड़ा दी और ये फैंग को अचानक लगा कि चांदनी मंद हो गई है। क्या ये पौराणिक होंगमेन रात हो सकती है? रानी ने मुझे रात में क्यों बुलाया? ये स्पष्ट रूप से 3 गंभीर रूप से बीमार बुजुर्गों द्वारा मुझ पर निर्णय सुनाने के लिए किया गया घात है। मैं महामहिम महारानी और तीनों वरिष्ठों को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। फिर भी उन्होंने आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया। बहुत अच्छा, छोटे, उठो। रानी की मोहक आंखें ये फैंग को घूर रही थी और उसके लाल होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। ये सुनकर वह धीरे से उठ खड़ा हुआ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अचानक हॉल में जोरदार चीख गूंज उठी। इस नारे में दमन की एक शक्तिशाली भावना थी जिसने ये फैंग को दबा दिया। एक पल में ये फैंग ने महसूस किया कि उसका शरीर लगभग दबाव के आगे झुक रहा है, लेकिन उस पल एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली आभा उभरी जिसने दमनकारी भावना को दूर कर दिया। हाँ, धीरे धीरे अपनी पीठ सीधी करते हुए उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पसीने से भीग गई है। लानत! दरअसल सर्प जाति के 3 बुजुर्ग गंभीर रूप से बीमार थे और जब वह पहली बार वहां पहुंचे तो वे अचंभित रह गए। सौभाग्य से रानी मेडुसा अपने पति की रक्षा कर रही थी, अन्यथा ये फैंग के आगमन पर उसकी निंदा की जाती। दूर बाईं ओर खड़े बुजुर्ग ने थोड़े गुस्से से कहा, महाराज, इस बार आप न केवल हमारे गद्दार को दंडित करने में असफल रहे, बल्कि आपने हमारे कबीले के सदस्यों की हत्या करने वाले पापी को भी सजा से बचा लिया। आप क्या करने का इरादा रखते हैं? पाप करने वाला। रानी मेडुसा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और बड़े ठंडे स्वर में बुजुर्ग से पूछा। तीसरे बुजुर्ग, यदि हमारे सर्प लोगों का भविष्य बचाने वाले भी पापी हैं, तो क्या आप और अन्य लोग भी पापी नहीं हैं? उस जैसे एक छोटे से युवक की तुलना हम जैसे बुजुर्गों से नहीं की जा सकती। उसने अंडरवर्ल्ड के सरगना की हत्या की और हमारे परिवार के नियमों का उल्लंघन किया। उसे कानून के मुताबिक फांसी पर लटका देना चाहिए। तीसरे एल्डर ने अपने आंतरिक क्रोध को दबा लिया और रानी मेडुसा के कार्यों से स्पष्ट रूप से असंतुष्ट होकर जवाब दिया। रानी मेडुसा धीरे से खड़ी हुई, उसके आकर्षक और सुंदर चेहरे पर एक ठंडी आभा दिखाई दे रही थी। यिन शे हमारे कबीले के 8 नेताओं में से एक है, जो सांप जाति के लोगों के बीच उच्च पद और अधिकार रखता है। उसने हमारे कबीले में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि उसने अपने पोते की खातिर गुप्त रूप से युवा पीढ़ी पर हमला किया और यहाँ तक कि ब्लैक स्नैक जनजाति के नेता मोबास के खिलाफ साजिश भी रची। मुझे बताओ, ये फैंग ने उसे मार डाला तो इसमें क्या गलत है? अगर मैं ये फैंग को मार डालूं तो मैं मोबास को ये कैसे समझाऊंगा जिसे फंसाया गया था? मैं हजारों सांपों को ये कैसे समझाऊंगा? रानी मेडुसा के प्रभावशाली संरक्षण को देखकर ये फैंग का दिल उसके लिए पिघलने की कगार पर था। सचमुच, जो अपने पति की रक्षा प्रबलता से करती है वह दुर्लभ रत्न है। बेशक ये और भी बेहतर होगा यदि वह मुझे न पीटें। महाराज, वास्तव में अंडरवर्ल्ड में एक समस्या है। हमारे परिवार के नियमों के अनुसार वह मौत का हकदार है और यह ये फैंग, वह भी मरने का हकदार है। सांप लोगों को एक दूसरे को मारने से मना किया जाता है और जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा।
सबसे दाहिनी ओर बैठे बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा। और महाराज, आप इस बात पर जोर देते रहते हैं कि ये फैंग ने हमारे सांप लोगों का भविष्य बचाया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उसने क्या बचाया? उसने हमारी जाति के लिए क्या योगदान दिया है? उन्होंने मेरी बहन को बचाया और दर्जनों लोगों को बचाया जो मनुष्यों द्वारा पकड़े गए थे। एक ठंडी आवाज गूंजी जिसमें ये फैंग की उपलब्धियों पर गर्व की झलक थी। हे, अगर इतना ही है तो ये हमारे कबीले के भविष्य को बचाने का क्या मतलब है? दूसरे एल्डर ने तुरंत जवाब दिया। अपने लोगों को बचाना सर्प जाति के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है। इसके अलावा अपने कबीले के गद्दारों को बचाना और भी अधिक पाप है और इसके लिए कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। लानत, सबसे गंभीर मतलब। उद्धरण चिन्ह, तुम कमीने बहुत आगे चले गए हो। ये फैंग कोसने से खुद को नहीं रोक सका। इन बेशर्म बूढ़ों ने सचमुच सोचा कि मैं एक आसान लक्ष्य था। वे मुझे घुमा फिराकर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मानो मैं पकौड़े का भराव कर रहा हूँ। ये फैंग, लापरवाही से मत बोलो। रानी मेडुसा की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने उसे ठंडे स्वर में डांटा। ये फैंग अच्छी तरह से समझ गया था कि रानी मेडुसा उसकी भलाई के बारे में सोच रही थी। हालांकि इस बार उन्होंने सुनने से मना कर दिया। इसके बजाय वे आगे बढ़े, तीनों बुजुर्गों को अपना सम्मान दिया और कहा, क्या मैं तीनों बुजुर्गों से पूछ सकता हूं कि क्या आप में से कोई हमारे कबीले को गोलियों और अमृत की निरंतर आपूर्ति कर सकता है? क्या इसे हमारे कबीले के लिए योगदान माना जाएगा? क्या इसे हमारे कबीले को बचाना माना जाएगा? गोलियां और अमृत, निरंतर आपूर्ति। ये सुनते ही तीनों बुजुर्गों ने तुरंत अपनी निगाहें ये फैंग पर केंद्रित कर दी और सदमे में उनके राजदन लगभग उनके हाथों से फिसल गए। यहाँ तक कि सिंहासन पर बैठी तेजस्वी रानी मेडुसा भी विस्मय से भरी हुई अपनी सुंदर आंखों से उसे देख रही थी। हम बेटा, क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? बीच में खड़े महान बुजुर्ग ने गुस्से से उससे पूछा। गोलियां हमेशा से हमारे परिवार के लिए सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती खजाना रही हैं। हमारी ठंडी और बर्फीली प्रकृति को देखते हुए हमारे रैंक में किसी के पास भी अग्नि युद्ध ऊर्जा का गुण नहीं है, एक प्रतिष्ठित कीमियागर की तो बात ही छोड़िए। इसलिए यदि हम विभिन्न गोलियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें या तो उन्हें मनुष्यों से छीनना होगा या उन्हें अत्यधिक कीमतों पर खरीदना होगा, जिससे हमारे कबीले के विकास में बहुत बाधा आएगी। महारानी और मेरे जैसे सम्मानित बुजुर्ग भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आप जैसा मात्र 18 वर्षीय लड़का इस समस्या के समाधान के लिए हमारे कबीले के लिए गोलियों की निरंतर आपूर्ति कैसे ला सकता है? सिर्फ इसलिए कि आप नहीं कर सकते इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि मैं इसे हल कर सकता हूँ। ये फैंग ने अपनी नजर तीनों बुजुर्गों से हटाकर ऊपर रानी मेडुसा पर डाली और अडिग निश्चय के साथ बोला। उसकी सुंदर आंखें झपकने लगी और उसके लाल होंठ थोड़े से मुड़ गए। छोटे बच्चों, अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो तुम्हें इसके परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। बताओ, तुम इतने आश्वस्त क्यों हो? ये फैंग ने अपने हाथ फैलाए और आत्मविश्वास से मुस्कुराया। क्योंकि मैं एक कीमियागर हूँ। क्या आप एक कीमियागर हैं? छोटे बच्चों, अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो तुम्हें इसके परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। बताओ, तुम इतने आश्वस्त क्यों हो? वेब नोवेल ऐप डाउनलोड करें। ये फैंग ने अपने हाथ फैलाए और आत्मविश्वास से मुस्कुराया। 3 एडल्स। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। ये कैसे हो सकता है? लड़के, इस बूढ़े आदमी को धोखा देने की कोशिश मत करो। तीनों बुजुर्गों के शरीर सदमे से कांप उठे और उन्होंने तुरंत अपना अविश्वास व्यक्त किया। मेरे शरीर में विभिन्न प्रकार की लड़ाकू ऊर्जाएं हैं जिनमें अग्नि और लकड़ी के गुण भी शामिल हैं। मैं एक कीमियागर कैसे नहीं हो सकता? ये फैंग ने अपनी नजरें घुमाई, तीनों बुजुर्गों को घूरते हुए और अपना प्रश्न पूछा। महान बुजुर्ग ने उस पर अपनी नजर टिकाई और धीमी आवाज में बोले, यदि आप वास्तव में एक कीमियागर हैं तो ये हमारे कबीले के लिए बहुत खुशी की बात होगी। न केवल आपको कबीले के नियमों का उल्लंघन करने के लिए मृत्युदंड से बख्शा जाएगा, बल्कि हम तीनों बूढ़े लोग महारानी के प्रति निष्ठा की शपथ भी लेंगे और आप सर्व जनजाति के कीमिया बुजुर्ग के रूप में सेवा करेंगे। ये फैंग था। मैं कल कोई भी अध्याय अपलोड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं इस समय किसी अन्य फैनफिक में व्यस्त हूँ। गोजो_सेंसेई_। अभी ऐप डाउनलोड करें। 3 बूढ़े आदमी फिर से लापरवाह हो गए हैं। कीमिया एल्डर, ये सुनकर कि यह इतना ऊंचा पद था, ये फैंग का दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया। आप देखिए, यिनशे जैसा वरिष्ठ नेता भी एल्डर बनने के योग्य नहीं था। इससे साफ पता चलता है कि एल्डर का पद कितना प्रतिष्ठित और शक्तिशाली होता है। सर्प मानव जाति में बुजुर्गों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है तथा उन्हें बाकी सभी पर अधिकार दिया जाता है। यद्यपि ये फैंग रानी मेडुसा की बहुत प्रशंसा करता था, लेकिन ये स्थिति की व्यवहारिकता पर भी निर्भर करता था। यद्यपि अल्कमी एल्डर का पद बहुत प्राधिकारपूर्ण था, क्या यह उन्हें रानी के निजी अंगरक्षक के रूप में सेवा करने की अनुमति देता? अगर मैं कर सकूंगा तो मैं अपना काम करूंगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जो कोई भी बकवास से प्यार करता है वह एक होगा। मैं उन भूतों में गिना जाना नहीं चाहता जिनमें 3 आवश्यक गुणों में से एक भी नहीं है। इस मामले में कमी मुझमें नहीं है। जरा सोचिए, अगर भविष्य में वे लोगों से मिलें और 4 भूत एक साथ दिखाई दें तो उसे भी भूत करार दिया जाएगा। ये फैंग ने तीनों बुजुर्गों पर एक उग्र नजर डाली, फिर अपना ध्यान वापस रानी की ओर लगाया। महाराज, ये वे अमृत हैं जिन्हें मैंने रेगिस्तान में अपने खाली समय में परिष्कृत किया था। उसकी उंगली में पहनी अंगूठी की एक झलक से उसके हाथ में 2 छोटी जेड बोतलें प्रकट हुईं। उसने लाल रोशनी का एक झोंका महसूस किया और वह परिचित और प्रभावशाली आकृति पहले से ही उसके सामने खड़ी थी। रानी का सफेद दाहिना हाथ धीरे से आगे बढ़ा और उसकी पतली जेड उंगलियों ने नाजुक ढंग से ये फैंग का हाथ पकड़ लिया, छोटी जेड बोतल के मुंह को पकड़ लिया। धीरे धीरे रानी की अनोखी सुगंध हवा में फैलने लगी और तुरंत ही उसकी इंद्रियों पर छा गई। उनकी निगाहें एक दूसरे से मिली हुई थीं, मानो रानी यह जानना चाहती हो कि क्या ये फैंग सच बोल रहा है या उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। क्या आपके पास खाली समय है? ये फैंग सिग्मा ए, उसका क्या मतलब है? उसकी संकीर्ण आंखें धीरे धीरे घूमी और धीरे से अमृत को उसके थोड़े झुके हुए जेड हाथ पर डाला। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक झलक उठी। ये वास्तव में हाल ही में परिष्कृत प्रथम श्रेणी की औषधीय गोली कंडेंसिंग फायर पिल है। लेकिन आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि यह आपके द्वारा बनाई गई थी? इससे पहले कि रानी मेडुसा कुछ बोल पाती, महान बुजुर्ग ने अधीरता से पूछा। ये सुनकर ये फैंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने मुड़कर अपनी मध्यमा उंगली उठाई और बड़े बुजुर्ग को इशारा किया। ये फैंग, इस भाव को देखकर महान बुजुर्ग को इसका अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने सहज रूप से महसूस किया कि उनके सामने खड़ा युवक उन्हें उकसा रहा है। यह एक अवचेतन प्रतिक्रिया थी, किसी अनजान कुत्ते को बीच वाली उंगली दिखाने के समान, ताकि वह आप पर झपट पड़े।
महान बुजुर्ग क्रोधित हो गए और ये फैंग को डांटने के लिए अपना बायां हाथ उठाया। आप, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, वह तुरंत चुप हो गया। क्योंकि ये फैंग की फैली हुई मध्यमा उंगली पर छोटी-छोटी लपटों का एक समूह धीरे-धीरे जल रहा था। छोटी सी लौ का रंग बैंगनी काला था, जो हवा में मंडराते हुए एक छोटे ड्रैगन जैसा दिख रहा था, जो काफी अजीब लग रहा था। ये छोटी सी लौ अदृश्य लग रही थी, फिर भी इसकी उपस्थिति से हॉल का तापमान बढ़ गया। स्वर्गीय ज्वाला, तीनों ज्ञानी वृद्धों ने एक स्वर में कहा। ये फैंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और जवाब दिया। तीनों बुजुर्गों की नजर बहुत तेज है। ये वास्तव में एक स्वर्गीय ज्वाला है जिसे 3000 ज्वाला कहा जाता है, जो स्वर्गीय ज्वालाओं की सूची में 9वें स्थान पर है। आप वेबर नोवेल ऐप डाउनलोड करें। लेकिन जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, वह तुरंत चुप हो गया। क्या 9वां और डिग्री? तीनों बूढ़े अपनी खुशी रोक नहीं सके और एक बार फिर चिल्ला उठे। ये फैंग ने असहाय होकर अपनी हथेली को हवा में दबाते हुए धीरे से कहा, बड़ों, कृपया इसे गुप्त रखें। हमें इस तरह का हंगामा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी सांप मानव जाति पर विपत्ति ला सकता है। समझ गए? हम जानते हैं कि कहावत है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना मुंह बंद रखता है, और हम तीनों ही लापरवाह रहे हैं। ये सुनकर महान बुजुर्ग ने तुरंत उससे माफी मांगी। इस दृश्य ने न केवल ये फैंग को बल्कि खुद रानी मेडुसा को भी हैरान कर दिया। ये 3 बूढ़े लोग, जो हमेशा अपनी शक्ति का दिखावा करते थे, वास्तव में अपना सिर झुकाए हुए थे। उनकी निगाहें प्रशंसा और जिज्ञासा से भरी हुई ये फैंग के शरीर पर टिकी थी। इस युवक ने बहुत कुछ हासिल किया था, वह सचमुच राजा का भाग्यशाली सितारा था। रानी मेडुसा ने अपनी पतली ज़ैद उंगलियों से एक गोली उठाई, उसकी आंखें उस पर बने जटिल पैटर्न पर टिकी थीं। फिर उसके लाल होंठ खुल गए और वह बोली, युवक, इनमें से प्रत्येक अमृत पर एक ड्रैगन पैटर्न है, जो आपकी 3000 ज्वाला के आकार के समान है। क्या ये सबूत है कि आपने उन्हें बनाया है? पवित्र महाराज, आप सचमुच बुद्धिमान हैं। ये फैंग ने आदरपूर्वक झुककर प्रशंसा की। ठीक है, ठीक है। अंततः हमारे सांप वंश ने एक कीमियागर को जन्म दिया है। भगवान हमारे वंश को आशीर्वाद दें। भगवान हमारे परिवार को आशीर्वाद दें। भगवान हमारे परिवार को आशीर्वाद दें। ये फैंग ने 3 बूढ़े सांप मानव बुजुर्गों को देखा और पुष्टि की कि वे वास्तव में गंभीर थे। महाराज, वह हमारे कुल में प्रथम कीमियागर है। वह कीमिया के क्षेत्र में एक वरिष्ठ व्यक्ति का पद संभालने के लिए पूरी तरह योग्य है। महान बुजुर्ग और उनके बगल में बैठे 2 बुजुर्गों ने थोड़ा झुककर एक साथ प्रस्ताव रखा। रानी मेडुसा ऐसे अवसर को कभी भी अस्वीकार नहीं करेगी। उसने ये फैंग को गरिमापूर्ण भाव से देखा और घोषणा की, बहुत अच्छी बात है। आज के बाद से ये फैंग हमारे कबीले का रसायन विद्या का मुखिया होगा, जो औषधीय शोधन का प्रभारी होगा, साथ ही मेरे निजी रक्षक के रूप में भी काम करेगा। ये सुनकर ये फैंग बहुत दुखी हुआ। तो वह अभी भी एक साथ 2 पदों पर रह सकता है। उन्हें पहले ही इसका उल्लेख कर देना चाहिए था। धन्यवाद महामहिम रानी। उन्होंने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। जैसे ही उन्होंने अपना सिर उठाया, वह सुंदर और नाजुक आकृति ऊपर सिंहासन पर वापस जा चुकी थी और हवा में केवल हल्की सुगंध छोड़ गई थी। एल्डर, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप दवा को परिष्कृत करने के लिए अधिक समय समर्पित करेंगे। हमारा कबीला आपको प्रथम श्रेणी के अमृत को परिष्कृत करने के लिए सर्वोत्तम औषधीय सामग्री प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, जिससे आपको द्वितीय श्रेणी के कीमियागर बनने में तेजी से प्रगति करने में मदद मिलेगी। रानी मेडुसा की आवाज गूंज उठी, जिससे ये फैंग ने अजीब तरह से अपनी नाक की नोक को छुआ और चुप हो गया। बड़े, क्या आपके पास कोई रहस्य है जो आप छिपा रहे हैं? यदि आपको कोई कठिनाई आती है, तो कृपया हम बुजुर्गों पर भरोसा रखें और हम मिलकर उसका समाधान निकाल लेंगे। हाँ एल्डर, आप अभी भी युवा हैं। यदि आप किसी भी परेशानी में आते हैं, तो हम तीनों उन्हें हल करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। ये फैंग की अभिव्यक्ति को देखकर तीनों बुजुर्गों ने आश्चर्य से पूछा। ये फैंग ने उन 3 बुजुर्गों को देखा जो पहले काफी दुर्जय थे और अचानक उन्हें बहुत प्यारे लगे। तीनों बुजुर्ग बहुत चिंता करते हैं। उसने शर्मिंदगी से अपने सिर के पीछे खुजलाया, ऊपर की राजसी आकृति पर नजर डाली और चंचलता से अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को आपस में दबाया। महाराज, मैं इसे बताने में इसलिए हिचकिचा रहा हूं क्योंकि मैं पहले ही दूसरे दर्जे के कीमियागर के क्षेत्र में पहुंच चुका हूं। मुझे जिन औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता है, वे उच्चतम गुणवत्ता की हैं। बेहतर होगा कि मैं अधिक मात्रा में प्राप्त करूं। क्या दूसरी कक्षा? डिग्री और डिग्री? ये फैंग के कानों में एक और विस्मयादिबोधक गूंज उठा। असहाय होकर ये फैंग ने बोलने से पहले ही तीनों बुजुर्गों की ओर मुंह कर लिया। तीनों बुजुर्गों ने शर्मिंदगी से स्वीकार किया। एक बार फिर से लापरवाह होना हमारी गलती है। ये सब एल्डर, आपकी असाधारण प्रतिभा की बदौलत है। रानी मेडुसा, जो सिंहासन पर बैठी थी, उस समय उठ खड़ी हुई। बिना देखे ही उसे ये फैंग के शब्दों से यह बात पता चल गई। महारानी एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गईं। ये फैंग की नजर उसके ऊपर की ठंडी आंखों से मिली और उसने जल्दी से कहने से पहले मुंह में लार निगल ली। ठीक है, मैं न केवल दूसरी श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकता हूं, बल्कि मैं केवल 3 सेकंड में एक गोली भी बना सकता हूं। मेरे पास साधना और अन्य मामलों को समर्पित करने के लिए बहुत समय है। क्या 3 सेकंड? डिग्री? ये फैंग, ओह, आप तीनों प्रिय बुजुर्ग फिर से लापरवाह हो रहे हैं। 5 टिप्पणियां। तुम अहंकारी हो। तीनों बुजुर्गों और रानी मेडुसा को आश्चर्यचकित करते हुए ये फैंग ने 3 सेकंड में अमृत बनाने के गुप्त कौशल का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। यह एक दूसरे दर्जे का अस्थि अमृत है जिसमें उत्कृष्ट उपचार गुण हैं। दुर्भाग्य से मेरे पास इस अमृत को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त सामग्री ही है। मैं क्षमा चाहता हूँ। ये फैंग ने अपने हाथ में रखी कुछ गोलियों को देखते हुए दुखी होकर कहा। कुआं। ये फैंग के उदास चेहरे को देखकर हॉल में मौजूद कई लोगों को उसे पीटने की इच्छा हुई। हालांकि वे अब ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि तीनों बुजुर्ग ये फैंग को एक खजाना मानते थे। उसकी चमत्कारिक क्षमता को देखकर महान बुजुर्ग ने तुरंत अपनी अंगूठी खाली कर दी, उत्तेजना से कांपते हुए, और कहा, ये सभी मेरे द्वारा वर्षों में संचित किए गए भंडार हैं। आप इन्हें अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं। ये सभी आपके हैं। ये फैंग की आंखें चमक उठी जब उसने अत्यंत मूल्यवान औषधीय सामग्रियों और जादुई कोर को देखा। उनमें से एक 5वीं श्रेणी का जादुई कोर था जिसने उनकी रुचि जगा दी। हालांकि उसने उन सभी को नहीं लिया। इसके बजाय उसने कुछ सामान्य जड़ी बूटियां और एक प्रथम क्रम की लकड़ी विशेषता जादू कोर का चयन किया और उन्हें जीवान कड़ाही बैंगनी रसातल में डाल दिया। 1 2 3 बूम। विस्फोट की आवाज के बाद कड़ाई में गोली के स्थान पर हरा तरल पदार्थ प्रकट हुआ। ये दृश्य देखकर रानी मेडुसा और तीनों बुजुर्गों का दिल बैठ गया। ये वास्तव में एक विफलता थी।
यदि 3 सेकंड की कीमिया विधि की सफलता दर 100% थी, तो अन्य कीमियागरों का क्या होगा? निश्चित रूप से गोली राजा गुहे क्रोधित हो जाएगा यदि वह इसे देखेगा। महान बुजुर्ग तुरंत ये फैंग को सांत्वना देने के लिए आगे बढ़े और कहा, कीमिया एल्डर, खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। दवा को परिष्कृत करने में विफलता सामान्य है। यहाँ तक कि गुहे गोलियों के राजा जियामा साम्राज्य में भट्टी विस्फोट का अनुभव किया गया है। किसने कहा कि मैं असफल हो गया? और यह पिलकिंग कौन है? ये फैंग ने जवाब दिया, उसकी आंखों में असंतोष स्पष्ट था। उसके शब्द निकलते ही वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। उन्होंने पहले कभी इतने अहंकारी शब्द नहीं सुने थे, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति से जो कीमियागर के रूप में प्रसिद्ध न हो। फिर भी ये सचमुच प्रेरणादायक था। ये फैंग को देखकर, जो एक मास्टर कीमियागर की तरह उनके सामने आत्मविश्वास से खड़ा था, बुजुर्ग उसकी उपस्थिति से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सके। क्या ये तरल पदार्थ भी अमृत है? ये फैंग ने कड़ाई से निकले हरे तरल को कई छोटी जेड बोतलों में डाला। उन्होंने उत्सुक वृद्धों की ओर देखा और ऊपर रानी मेडुसा को समझाया, महाराज, ये नींव निर्माण अमृत है जिसे द्वितीय श्रेणी के अमृत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका उपयोग दो अभ्यासी स्तर से नीचे के लोग भी कर सकते हैं और यह उनकी साधना प्रगति को बहुत तेज कर देगा। और प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक बूंद की आवश्यकता होती है, जिसे अलग अलग उपयोग के लिए कई व्यक्तियों में वितरित किया जा सकता है। क्या एल्डर, ये क्या आप गंभीर हैं? तीनों बुजुर्ग उसे देखकर अचंभित हो गए और कुछ भी नहीं बोले। वे बस अविश्वास से उसे देखते रहे। मुखौटों से छिपे तीनों बुजुर्गों के चेहरे पर अचानक बदसुरती छा गई। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक बार फिर जल्दबाजी में आ गए हैं। रानी मेडुसा भी अब अपनी खुशी को रोक नहीं पाई। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान उभर आई। वह पूरी तरह से समझ सकती थी कि फाउंडेशन बिल्डिंग अमृत जनजाति के लिए कितना बड़ा लाभ ला सकता है। ये तथ्य कि एक ही बूंद कई लोगों को वितरित की जा सकती है, आश्चर्यजनक था। डू साधक के नीचे डू शिष्य था और कुछ कबीले के सदस्य आत्मिक ऊर्जा की साधना में धीमी प्रगति के कारण साधना के लिए उत्तम आयु से चूक गए थे। परिणाम स्वरूप उनकी आगे की प्रगति धीमी रही। हालांकि अगर फाउंडेशन बिल्डिंग अमृत में वे प्रभाव होते जिनका दावा ये फैंग ने किया था, तो सांप मानव जाति का विकास कई गुना या 10 गुना तेज हो जाता। इसके अलावा उसने फाउंडेशन बिल्डिंग अमृत की सामग्री देखी थी, साधारण लेकिन प्रभावी। ये फैंग, ये छोटा लड़का, वास्तव में कबीले के लिए एक खजाना था। यदि तीनों बुजुर्गों को इसमें संदेह है, तो आप अभी किसी से इसे आजमाने को कह सकते हैं। वह तीनों बुजुर्गों की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराया। वह पूरी तरह से समझ सकती थी कि फाउंडेशन बिल्डिंग अमृत जनजाति के लिए कितना बड़ा लाभ ला सकता है। वेब नोवेल ऐप डाउनलोड करें। ये तथ्य कि एक ही बूंद कई लोगों को वितरित की जा सकती है, आश्चर्यजनक था। बहुत बढ़िया, अद्भुत। तीनों बुजुर्गों ने स्वाभाविक रूप से उसकी बात पर विश्वास कर लिया। पहले जो झटका उन्हें लगा था, उसके बाद उन्होंने तुरंत प्रशंसा में अपने अंगूठे उठाए। डिग्री डिग्री थम्स अप का चिन्ह। 3 सेकंड में दूसरी श्रेणी की गोली को परिष्कृत करना एक चमत्कारी उपलब्धि थी। वे इस नींव निर्माण अमृत की प्रभावशीलता पर विश्वास कैसे नहीं कर सकते थे। इस समय वे तीनों उस समय से बिल्कुल अलग दिख रहे थे जब ये फैंग पहली बार अंदर आया था। वे पहले उसे मारना चाहते थे, लेकिन अब वे उस पर फिदा हो रहे थे। उनका हृदय परिवर्तन उपन्यास के पृष्ठों से भी अधिक तीव्र था। ये फैंग की तारे जैसी पुतलियां चमक उठी और वह मुस्कुराते हुए तीनों बड़ों को प्रणाम करने के लिए मुड़ा। वरिष्ठ जनों, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। एल्डर, ये हमारे कबीले के लिए औषधि शोधन करने वाले एक एल्डर के रूप में आपकी स्थिति एक एल्डर के बराबर है। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है तो बेझिझक बोलें। महान बुजुर्ग ने कर्कश आवाज में कहा। वे ये फैंग की उपलब्धियों से स्पष्ट रूप से प्रसन्न थे। बुजुर्गों, मैं हमारे कबीले के नियमों पर आपके विचार जानना चाहता हूँ। उसने तीनों बुजुर्गों को उदासीनता से घूरते हुए पूछा। महान बुजुर्ग की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उन्होंने धीमी आवाज में उत्तर दिया। हमारे कबीले के नियम हमें मजबूत बनने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। नहीं, एक पुरुष और एक महिला की आवाज ने एक साथ हस्तक्षेप किया। उनका स्वर ठंडा था। हम तीनों बुजुर्ग इस व्यवधान से स्तब्ध रह गए और हॉल का माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया। एक तीखी नजर से ये फैंग ने तीनों बड़ों का सामना किया और ठंडे स्वर में कहा, यदि कबीले के नियम वास्तव में हमारे कबीले को अधिक शक्तिशाली बना सकते थे, तो हमारा कबीला कठोर टैगोर रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए कैसे पहुंच गया? अगर कबीले के नियम वास्तव में हमारे कबीले को मजबूत बना सकते हैं, तो क्या मुझे ये फैंग को अभी नहीं मार दिया जाना चाहिए? उसके प्रश्नवाचक शब्दों से तीनों बुजुर्गों के शरीर कांपने लगे और उनकी नसें फूल गईं तथा उन्होंने अपने राजदंड पकड़ लिए। हालांकि ये फैंग ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने ध्यान नहीं दिया हो और अपना ठंडा भाषण जारी रखा। कैडी, एक डू सम्राट शक्ति के रूप में हमारे कबीले के विकास में योगदान देना चाहिए, जैसा कि मैंने किया है। हमें पुराने कबीले नियमों के कारण उसे दबाना नहीं चाहिए। घमंडी, ये फैंग, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम विद्रोह करने की योजना बना रहे हो? महान बुजुर्ग ने गुस्से से ये फैंग की ओर इशारा किया। तुम ही लोग अहंकारी हो। एक व्यक्ति का दिल केवल खुद की आज्ञा मानता है। यदि आप इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो एक दिन यह मुक्त हो जाएगा। ये फैंग और कैडाई दोनों हमारे कबीले के लिए आशीर्वाद हैं, जो हमें सौभाग्य लाते हैं। आज के दिन से मैं कबीले के भीतर सभी अन्यायपूर्ण नियमों को समाप्त कर दूंगा और अपने तरीकों का उपयोग करके कबीले को फिर से खड़ा करूंगा और मजबूत बनाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। कबीले के नियम पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। वे हमारे परिवार के नियम हैं, हमारे पूर्वजों के नियम हैं। उन्हें खत्म नहीं किया जाना चाहिए। तीनों बुजुर्ग जमीन पर झुक गए और जल्दी से उसे रोकने की कोशिश करने लगे। मैं आपकी राय नहीं मांग रहा हूँ। यह एक आदेश है। रानी मेडुसा की ठंडी आवाज ने तीनों बुजुर्गों को चुप करा दिया, जिन्होंने तुरंत दंडवत होकर उनकी आज्ञा का पालन किया। आप इस फाउंडेशन बिल्डिंग अमृत को वितरित करेंगे और इसके प्रभावों का निरीक्षण करेंगे। ये फैंग, मेरे साथ आओ। उसकी ठंडी आज्ञा ये फैंग के कानों तक पहुंची, जबकि वह अभी भी पति टिप्पणी से उबर रहा था, जिससे वह चौंक गया। वह चाहती थी कि वह उसके साथ जाए। वे कहाँ जा रहे थे? जैसे ही उसने रानी मेडुसा की सुंदर आकृति को पीछे हटते हुए देखा, उसे अचानक एहसास हुआ कि वह आगे बढ़ रही थी। अरे, क्या वह असली रानी का शयनकक्ष था? डॉट 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 डॉट। टिप्पणियां। तुम मुझे तुमसे प्यार और नफरत दोनों करवाते हो। जैसे ही ये फैंग गलियारे के अंत में गायब हुआ, तीनों बुजुर्गों की चकित निगाहों के नीचे उसने एक नए दरवाजे में प्रवेश किया और एक नई दुनिया में कदम रखा। यद्यपि ये दुनिया अभी भी उसके लिए अपरिचित थी, फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि भविष्य में यह निस्संदेह मेरी दुनिया बन जाएगी। उसकी आंखों के सामने जो महल खुला, वह अपने बाहरी रूप की तरह ही आलीशान था।
फिर भी उस वैभव के बीच उसमें एक कोमलता और सुगंध थी जो एक महिला के लिए उपयुक्त थी, जो ताजगी देने वाली थी। उसकी नजर तुरंत महल के सबसे अंदर वाले बिस्तर पर टिक गई। इसलिए नहीं कि उसे बिस्तर में कोई खास दिलचस्पी थी, बल्कि इसलिए कि वहां एक ऐसा व्यक्ति लेटा था जो उसके लिए चिंता का सबब बना हुआ था। वह तेजी से सांप की पूंछ घुमाते हुए बिस्तर के पास गया और उस पर शांति से लेटी हुई सुंदर स्त्री को देखने लगा। ध्यान से जांच करने पर उसे ये देखकर राहत मिली कि कई डाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। उसका नाजुक शरीर उतना ही सुंदर और गर्वित था जितना होना चाहिए। सांप की पूंछ पर एक भी शल्क जगह से अलग नहीं था। महाराज, कई डाई अभी तक क्यों नहीं जागा? उसने रानी मेडुसा से पूछा, जो धीरे धीरे पीछे से आ रही थी। रानी मेडुसा ने भौहें सिकुड़ी, उसके लाल होंठ थोड़े ऊपर उठे। उसने कहा, छोटे लड़के, तुम में वाकई बहुत दुस्साहस है। तुमने इस रानी की अनुमति के बिना मेरे बिस्तर में प्रवेश करने का साहस किया। ये सुनकर ये फैंग की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने जल्दी से खुद को देखा और यह जानकर भयभीत हो गया कि वह अनजाने में रानी मेडुसा के बिस्तर पर आ गया था। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और सम्मानपूर्वक एक तरफ चला गया। महाराज, ये जानबूझकर नहीं किया गया। मैं कई डाई के बारे में चिंतित हूँ, वह हकलाते हुए बोला। अभी कुछ क्षण पहले कई डाई के प्रति अपनी अत्यधिक चिंता के कारण वह लापरवाह हो गया था और उसने स्वयं को रानी मेडुसा के बिस्तर पर पाया। डिंग, कई डाई की भलाई के बारे में चिंता करने के परिणामस्वरूप मेजबान ने अनजाने में रानी मेडुसा के बिस्तर पर प्रवेश किया और एक प्रवेश पुरस्कार प्राप्त किया, एक छठी श्रेणी का अमृत डेमोनिजिंग पिल। अरे नहीं, अब सब खत्म हो गया। मेरे खिलाफ सबूत सिस्टम नकारा नहीं जा सकता, लेकिन यह इनाम वाकई अद्भुत है। राक्षसी गोली, छठी कक्षा की गोली जो 7वीं कक्षा की परिवर्तन गोली के समान है। इसमें आंशिक रूप से ही सही मानव रूप में बदलने की क्षमता होती है। डेमोनाइजिंग पिल को प्रमुख वॉरक्राफ्ट परिवारों के बीच अत्यधिक पसंद किया जाता था। हालांकि यह ट्रांसफॉर्मेशन पिल जितना उन्नत नहीं था, लेकिन इसने वॉरक्राफ्ट प्राणियों को एक निश्चित सीमा तक मानव रूप धारण करने की अनुमति दी, जिससे ये कुछ कार्यों के लिए अधिक सुविधाजनक हो गया। और यह गोली ये फैंग के लिए एकदम सही थी। राक्षसी गोली, छठी कक्षा की गोली जो 7वीं कक्षा की परिवर्तन गोली के समान है। इसमें आंशिक रूप से ही सही मानव रूप में बदलने की क्षमता होती है। वेब नोवेल ऐप डाउनलोड करें। डेमोनाइजिंग पिल को प्रमुख वॉरक्राफ्ट परिवारों के बीच अत्यधिक पसंद किया जाता था। हालांकि यह ट्रांसफॉर्मेशन पिल जितना उन्नत नहीं था, लेकिन इसने वॉरक्राफ्ट प्राणियों को एक निश्चित सीमा तक मानव रूप धारण करने की अनुमति दी, जिससे ये कुछ कार्यों के लिए अधिक सुविधाजनक हो गया। सांप मानव जनजाति के सदस्य के रूप में उसके पास केवल सांप की पूंछ थी और मानव रूप नहीं था। राक्षसी गोली का सेवन करने से इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह पूरी तरह से मानव में बदल सकता था। सिस्टम से सूचना सुनकर वह एक पल के लिए खुश हो गया। आखिरकार, क्या उसके पास पैर होंगे? आखिरकार, उसे चलते समय फिसलना नहीं पड़ेगा। रानी मेडुसा ने डरपोक के फैंग पर एक तिरछी नजर डाली और फिर बिस्तर के पास बैठ गई। उसने कोमलता से बिस्तर पर लेटी अपनी बहन को देखा और धीरे से बोली। रानी की उपाधि मूल रूप से उनकी थी, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता चुनी। क्या आपने उन्हें कई डाई नाम दिया था? ये फैंग ने जवाब में सिर हिलाया। हाँ महाराज, कई डाई, वह आजाद रंगीन तितली। बहन, तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? उसने अपने जैद हाथ से कई डाई के नाजुक चेहरे को धीरे से सहलाया, उसकी आवाज स्नेह से भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता चाहती थी, लेकिन इस अराजक दुनिया में उसके लिए सच्ची स्वतंत्रता पाने का एकमात्र तरीका अपनी ताकत से इसके लिए लड़ना है। उसकी नजर धीरे धीरे कई डाई के शरीर से हटकर ये फैंग की ओर चली गई। उसकी ठंडी आंखों से उसके शरीर में कंपन पैदा हो गया। कई डाई ने कबीले से भागने के लिए निषिद्ध अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी ताकत और याददाश्त चली गई। आपसे मिलने के बाद ही उसकी यादें वापस आईं। हालांकि ये भी तुम्हारी वजह से ही था कि कई डाई ने एक बार फिर सम्राट की शक्ति को उजागर किया, जिससे उसकी पहले से ही कमजोर आत्मा को और अधिक नुकसान पहुंचा। अब वह अपनी कमजोर आत्मा के कारण कोमा में है। जैसे ही उसने यह बात कही, ये फैंग पर एक शक्तिशाली दबाव पड़ा। एक क्षण में ही उसका शरीर दबाव के कारण झुक गया और अपने आप को सहारा देने के लिए उसके हाथों ने सहज ही जमीन को छू लिया। उसका चेहरा उग्र भाव से विकृत हो गया, उसके भीगे हुए दांतों से उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका सिर ऊंचा उठा हुआ था। वह रानी मेडुसा के दबाव के सामने नहीं झुका। उनकी ठंडी निगाहें मिली और रानी मेडुसा के डरावने शब्द पूरे महल में गूंज उठे। छोटे लड़के, तुम सचमुच मुझे तुमसे प्यार और नफरत दोनों करवाते हो। ये फैंग, नफरत करने की कोई जरूरत नहीं है। रानी मेडुसा की बातें सुनकर उन्हें अंततः समझ में आ गया कि कई डाई अभी तक क्यों नहीं जागी थी। जब आत्मा कमजोर हो जाती थी और कोमा में चली जाती थी, तो उसे पुनर्जीवित करने का एकमात्र तरीका आत्मा को पुनर्स्थापित करना था। लेकिन आत्मा को पुनर्स्थापित करना एक कठिन काम था। ये समझ में आता है कि रानी मेडुसा नाराज थी। वह अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी और कई डाई ये फैंग की वजह से कोमा में चली गई थी। वह भाग्यशाली था कि उसे इससे बुरा हश्र नहीं मिला। ये फैंग के विद्रोही रुख को देखकर रानी मेडुसा ने भौहें सिकुड़ी और धीरे से अपनी पतली जैद भुजा को ऊपर उठाया। इस भयानक दृश्य को देखकर ये फैंग ने जल्दी से हस्तक्षेप किया। महाराज, मैं एक औषधीय घटक के बारे में जानता हूं जो आत्मा की मरम्मत कर सकता है। यदि कई डाई इसे खा ले तो वह अवश्य ही जाग जाएगी। रानी मेडुसा ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक झलक रही थी। वह कौन सी दवा है? 7 ब्रह्महरि आत्मा लार, ये फैंग ने अधिक निश्चय के साथ घोषणा की। 7 ब्रह्महरि आत्मा लार। रानी मेडुसा ने एक बार फिर अपनी भौहें सिकुड़ी, लेकिन इस बार उसने अपना हाथ नहीं उठाया। इसके बजाय उसने अपनी स्मृति को टटोला और यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या उसने पहले कभी ऐसे औषधीय घटक के बारे में सुना था। कुछ देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर निराशा छा गई और वह भरकर बोली, हमारे कबीले के पास ऐसा कोई औषधीय तत्व नहीं है। हमारे मौजूदा संसाधनों को देखते हुए 7 इल्यूजन्स ग्रीन स्पिरिट लार जैसे उच्च स्तरीय पदार्थ को प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। वेब नोवेल ऐप डाउनलोड करें। टैगोर मरुस्थल में रहने वाले नागवंशियों के लिए उच्च स्तरीय अमृत या यहाँ तक कि औषधीय तत्व प्राप्त करना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण था। यदि वे इसकी खोज करना चाहते हैं तो उन्हें मानव दुनिया में जाना होगा या वॉकरक्राफ्ट पर्वतों पर लौटना होगा। हालांकि पड़ोसी साम्राज्यों की नजर उन पर थी और अगर रानी मेडुसा जाती तो उन पर हमला हो जाता। दूसरों को भेजने से उन पर कब्जा करने और गुलामी का खतरा हो सकता था अगर उनकी ताकत अपर्याप्त साबित होती। सांप लोगों की वर्तमान परिस्थितियों के लिए 7 ब्रह्महरि आत्मा लार प्राप्त करना असंभव था। मैं जाऊंगा, ये फैंग ने घोषणा की। रानी मेडुसा ने पलकें झपकाईं, उसकी नजर ये फैंग पर टिकी थी जिसकी ताकत 2 ग्रैंड मास्टर से ज्यादा नहीं थी। उसने थोड़ी चिंता के साथ पूछा,
आप विश्वस्त हैं, ये फैंग, एंग्री फेस, मैं ये करूंगा। ये फैंग की आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प झलक रहा था। छोटे दोस्त, मुझे तुम्हारे साहस की प्रशंसा करनी चाहिए। रानी मेडुसा ने अपने सामने खड़े आदमी को देखते हुए कहा। उसकी अटूट भक्ति देखकर उसका दिल द्रवित हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह युवक अपनी बहन की खातिर अपनी जान जोखिम में डालने और अकेले ही इंसानों की दुनिया में कदम रखने को तैयार हो जाएगा। डोक्यू महाद्वीप में वाकई इतने समर्पित पुरुष बहुत कम थे। डॉट 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 3 टिप्पणियां। मेरे पास पैर हैं, देखिए महारानी। रानी मेडुसा ने ये फैंग के चेहरे पर अपनी नजरें गड़ा दी। उसकी आंखों में राजसीपन झलक रहा था और वह गुस्से के भाव के साथ बोली। छोटे दोस्त, आत्मविश्वास होना एक बात है, लेकिन पूर्ण शक्ति होना बिल्कुल दूसरी बात है। अपनी वर्तमान ताकत और इस सांप की पूंछ के साथ, जैसे ही तुम टैगोर रेगिस्तान छोड़ोगे, तुम्हें गुलाम बना लिया जाएगा। तुम कई दाई के लिए बेताब नहीं हो, तुम बस मूर्खता कर रहे हो। इसके अलावा सर्प जाति के एकमात्र रसायन विद्या विशेषज्ञ के रूप में मैं तुम्हें मानव संसार में अकेले कैसे आने दे सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर ये फैंग अपनी जगह पर खड़ा रहा और रानी मेडुसा की आंखों में आंखें डालकर आत्मविश्वास से जवाब दिया। महाराज, मुझे अपनी रक्षा करने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। जहां तक मेरे सर्प जैसे शरीर की बात है, तो मैं उसे संभाल सकता हूँ। अरे सच में, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास, छोटे दोस्त, परिवर्तन की गोली हो? उसने अपनी मोहक आंखें घुमाई और अपने लाल होठों को थोड़ा सा खोला। ये फैंग ने उसके थोड़े खुले लाल होठों पर नजर डाली। उसका दिल हिल गया, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर रानी मेडुसा कुछ अवाक रह गई। परिवर्तन की गोली के बिना क्या समाधान था? क्या वह अभी भी बर्बाद नहीं था? हालांकि मेरे पास 7वीं कक्षा की परिवर्तनकारी गोली नहीं है, लेकिन मेरे पास 6ठी कक्षा की शैतानी गोली है। उसकी बातें सुनकर ये फैंग अपनी जगह पर खड़ा रहा और रानी मेडुसा की आंखों में आंखें डालकर आत्मविश्वास से जवाब दिया। वेब नोवेल ऐप डाउनलोड करें। महाराज, मुझे अपनी रक्षा करने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। जहां तक मेरे सर्प जैसे शरीर की बात है, तो मैं उसे संभाल सकता हूँ। उसकी उंगली में पहनी अंगूठी चमक उठी और उसने अपने हाथ में एक छोटी सी जेड बोतल निकाली। शैतानी गोली। मेडुसा की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे कुछ याद आया और उसने कहा, क्या ये वह राक्षसी गोली है जो शरीर को आंशिक रूप से मानव रूप में परिवर्तित कर देती है? बिल्कुल, ये फैंग ने पुष्टि की। उसकी नजर रानी मेडुसा की मोहक निगाहों से मिली। छोटे लड़के, तुम्हारी हिम्मत एक बार फिर मेरी उम्मीदों से बढ़कर है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुमसे यह अमृत छीन लिया जाएगा? ये फैंग के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने छोटी जेड बोतल उसे देते हुए कहा, यदि महारानी चाहें तो मैं इसे आपको किसी भी समय दे सकता हूँ। रानी मेडुसा ने छोटी जेड बोतल को देखा, जो उसके शरीर से केवल 10 सेंटीमीटर की दूरी पर थी, और फिर ये फैंग की अटूट मुस्कान को देखा। उसके सुंदर चेहरे पर एक अलग भाव प्रकट हुआ और वह एक और मुड़ी और ठंडे स्वर में बोली, मैं तुमसे, एक छोटे लड़के से, कुछ कैसे चाह सकती हूँ? ये फैंग ने उसकी बगल की मुद्रा को देखा, अपनी आंखों के सामने सुंदर चाप की सराहना की और अपनी फैली हुई बाहों को वापस लेते हुए मंद मंद मुस्कुराया। तुम्हारे शिक्षक ने तुम्हें ये शैतानी गोली दी थी, है ना? उसकी ठंडी आवाज गूंजी और ये फैंग ने जवाब में सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने मुझे कुछ अन्य चीजें भी दी, लेकिन उन्हें प्राप्त करने से पहले मुझे एक निश्चित स्तर की ताकत हासिल करनी होगी। रानी मेडुसा की आंखें चमक उठी और वह अपने सुंदर चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए उसे निर्देश देती हुई मुड़ी। छोटे दोस्त, तुम्हें भविष्य में कभी भी ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं ऐसी बातें केवल उन लोगों के साथ साझा करूंगा जिन्हें मैं अपने सबसे करीब मानता हूँ। उसने सिर हिलाकर उत्तर दिया। सबसे करीबी व्यक्ति। इस कोमल शब्द ने उसके चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव ला दिया। एक पल में उसकी आंखों की लाल चमक गायब हो गई और वह बिस्तर पर बैठ गई। चूंकि तुम्हारे पास राक्षसी गोली है, इसलिए देरी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे अभी ले लो। अगर तुम सचमुच मानव रूप में बदल सकते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। इस समय ये फैंग ने आश्चर्य से कहा। क्या? उसकी संकीर्ण आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, जिससे ये फैंग का गला कस गया। ठीक है, अब ये तय हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के जैसे ही छोटी जेड बोतल उसके हाथ से फिसली, उसने 6ठी श्रेणी का अमृत राक्षसी गोली निगल ली। हालांकि जैसे ही उन्होंने इसे निगला, उन्हें तुरंत अपने फैसले पर पछतावा हुआ। 6ठी कक्षा के अमृत में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली औषधीय गुण थे। हालांकि यह सिस्टम के उत्पाद के रूप में भी उसके शरीर और आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाता था, फिर भी यह उसे बेहद असहज बनाता था। अचानक आए पसीने से भीगे उसके दुबले पतले शरीर पर उसका काला लबादा चिपक गया। उसकी सांसें उथली हो गईं। उसकी आंखों की पुतलियां, जो सितारों की तरह विशाल थीं, अब लाल हो गईं क्योंकि औषधीय गुणों ने एक पल में ही सांप आदमी ये फैंग की जंगलीपन को उजागर कर दिया। उसकी सर पूंछ पर काले बैंगनी रंग के तराजू एक अजीब चमक बिखेर रहे थे। उसके शरीर में दौड़ती उन्माद उसकी नसों में होने वाले भयानक दर्द के साथ मिलकर उसे अभिभूत कर रही थी, जिससे वह बिना किसी प्रतिरोध के जमीन पर गिर पड़ा। बैंगनी काले सांप की पूंछ दर्द से तड़पती हुई जमीन पर पड़ी थी। उसके मुंह से निकली चीखें पूरे महल में गूंज रही थीं। बिस्तर पर बैठी रानी मेडुसा ने अपनी भौहें सिकुड़ी और अपने लाल होठों को हल्के से काटा। कोई भी इस तरह के आकर्षक दृश्य की उम्मीद नहीं कर सकता था। उसकी जेड भुजा की एक लहर के साथ एक लाल आभा ये फैंग की ओर बढ़ी, एक हमले के रूप में नहीं, बल्कि उसके शरीर में उसकी अपनी ऊर्जा के संचार के रूप में। 6ठी कक्षा के अमृत के औषधीय गुण ये फैंग की वर्तमान ताकत के लिए बहुत शक्तिशाली थे, एक साधारण डू ग्रैंड मास्टर के रूप में। वह अभी भी इतने शक्तिशाली अमृत का सामना करने के लिए बहुत कमजोर था। जैसे ही रानी मेडुसा की ऊर्जा उसके साथ विलीन हुई, ये फैंग की चीखें तेजी से बंद हो गईं। कुछ ही क्षणों में बैंगनी काले रंग के शल्क गिर गए और सांप की पूंछ अब खून से रंग गई। हालांकि अजीब बात यह थी कि अगले ही पल घाव ठीक हो गए। तो ये 3000 सितारा पिंड है। ये छोटा सा आदमी वास्तव में एक राक्षस है। रानी मेडुसा बिस्तर के पास रखे आर्मरेस्ट पर झुकी हुई थी। उसकी जेड भुजा उसे सहारा दे रही थी। वह उसके असाधारण परिवर्तन की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। समय तेजी से बीतता गया और ये फैंग के शरीर पर मौजूद सभी शल्क गिर गए। इसके तुरंत बाद बैंगनी काले रंग की चमक की एक परत उसकी चिकनी सांप की पूंछ को ढंक गई। जैसे ही चमक लुप्त हुई, उसके लंबे स्वप्न जैसे पैर उभर आए, साथ ही एक तीसरा पैर भी प्रकट हुआ। इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर रानी मेडुसा ने अनायास ही अपनी आंखें बंद कर लीं, जो कुछ क्षण पहले ही चौड़ी हो गई थीं। उसके पतले बाएं हाथ ने सहज ही उसकी आंखों को ढक लिया और उसके लाल होंठ थोड़े ऊपर उठ गए जब वह बुदबुदाई। लानत है इस छोटे लड़के पर। ये फैंग ने अपनी आंखें खोली और अपने निचले शरीर से आती ठंडक को महसूस किया।
उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और खुशी से चिल्लाया, शैतानी गोली सचमुच प्रभावशाली है। मैं सचमुच रूपांतरित हो गई हूँ। मेरे पैर हैं, देखिए महारानी। ये सुनते ही रानी मेडुसा का सुंदर चेहरा बदल गया और उसकी दाहिनी आंख में उसकी उंगलियों के बीच से एक भयंकर चमक चमक उठी। तुरंत ही उसकी जेड बांह जोर से घूम गई। बूम! बिना किसी आश्चर्य के एक आकृति हवा में उड़ती हुई दीवार से जोर से टकराई और दबी हुई कराह की आवाज निकाली। धप! कुछ क्षण के लिए वह आकृति दीवार पर जमी रही, फिर अंततः जमीन पर गिर पड़ी और फर्श पर हास्यपूर्ण शब्द स्प्लैटज़िला अंकित रह गया।